Please start, sir. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Assalamu alaikum, all members and guests and professional accountants. My name is Ahmed Suleiman Zahid, and I welcome all of you on the webinar on IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability Related Financial Information. In this webinar, you will learn about general requirements of disclosure of sustainability related financial information, and at the end of this webinar, all the participants will learn about concept of sustainability, SASP standards, scope and objective of IFRS S1, general requirements for disclosure related financial information, understanding of core contents of sustainability related financial information, update knowledge of global reporting standards, and preparation for future development. These are the learning outcomes of this webinar. Inshallah, you will realize that. Let me have a brief introduction of our learned speaker today. Today's learned speaker is Mr. Abdul Rahman. He is a distinguished finance professional with extensive experience spanning over 12 years in auditing, taxation, advisory, and risk management. He is a partner in Sami & Co., an ACCA approved employer firm, and Anas and Rahman Chartered Accountants, an ICAP approved training organization. Mr. Abdul Rahman is a certified director along with associate membership of ICAP, ACCA UK, and PIFA. He also has a CAT certification from UK and BSc honors from Oxford Brookes University. Additionally, he attended a master class on sustainability and holds certification in data analytics, including advanced Excel, Power BI, and Python. So let me welcome our learned speaker today, Mr. Abdul Rahman. Over to you, Mr. Abdul Rahman. Thank you, sir, for introducing me. It's nice. आज के दिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं, डायरेक्टली हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। इंट्रोडक्शन तो सर ने बहुत अच्छा दे दिया। तो इसके अंदर ये था कि आज हम S1 को पढ़ेंगे और थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। सब आज के दौर में बज़वर्ड है, हर बंदा सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस कर रहा है कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी। लोग शायद इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को रिमूव करना है तो इससे मुराद है सस्टेनेबिलिटी, बट इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट माय स्लाइड्स, देन डिस्कस दीज थिंग्स वन बाय वन। अब लर्निंग आउटकम्स के बारे में अहमद साहब ने डिटेल में आपको बता दिया ऑलरेडी। तो आज हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है और S1 हमसे क्या डिमांड कर रहा है। लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन। Can you see my screen? Can you confirm? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी बिल्कुल। Okay. Sustainability. Let's start from this. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सस्टेनेबिलिटी क्या है। IFRS 1 का सिंपल नेम जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। Abdul Rahman, can you start a slideshow? Can you start slideshow? Okay, thank you. सबसे पहले हम इसको देखते हैं IFRS का नाम क्या है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि स्टैंडर्ड के नेम से आपको पता लग रहा है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स को सेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है वो आगे जाके सस्टेनेबिलिटी। दिस वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी की एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें, सस्टेनेबिलिटी हमें चाहती क्या है।
इसकी एक डेफिनेशन है, बड़ी जनरली हम इसको यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। इसका मतलब क्या है सिंपल अल्फाज में, कि आज हम जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं नेचर से, जो हम ले रहे हैं, उसको इस तरीके से यूज करना है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं उन पर इफेक्ट ना आए। अब ये डेफिनेशन और सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं। आप सब ने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत डेवस्टेटिंग किस्म के इफेक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड। 2022 में बहुत डेवस्टेटिंग एक फ्लड आया था, जिसकी वजह से हमारे जो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब हुआ, हमारी प्रोडक्शंस डिस्टर्ब हुई थी। तो ये सारा कुछ हमारे क्या कर रहे हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर रिसोर्सेज को एरॉड कर रहे थे, हमारी सॉइल को एरॉड कर दिया उसने। ऊपर जो जरखेज ज़मीन थी वो सब दरियाओं के अंदर बह के चलेगी। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं। कहीं पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। अ, जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो आपको एक सिंपल एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी कि उसकी वजह से हमारा ज़मीन का टेम्परेचर इन्हेंस हो जाएगा। इन हमारा जो दुनिया का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अगर वो इन्हेंस होता है तो क्या इफेक्ट आएंगे, उसकी वजह से इफेक्ट आएगा कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर लैंड खो देंगे, बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। अगर हम पानी की तरफ आते हैं तो बहुत सी जगह ऐसे, पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है जहाँ पे पानी का स्ट्रेन है। अगर 2025 और 26 के दरमियान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्राउट शुरू हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? कि एक साइड से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, हमारी दुनिया का टेम्परेचर इन्हेंस हो रहा है, और उस इन्हेंस होने की वजह से एक्सट्रीम वेदर्स आ रही हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर सस्टेन नहीं हो पा रहे, पानी की कमी आ रही है। इसी तरीके के साथ पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पानी को पोल्यूशन, केमिकल्स बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड सप्लाई जो है वो हिट हो रही है। ठीक है, फूड की क्वालिटी हिट हो रही है, उसमें न्यूट्रिशंस कम होते चले जा रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया का मसला है, नॉट ओनली पाकिस्तान। तो जब दुनिया ने ये देखा कि अ, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया के, अब कंपनीज हैं जैसे अरामको की बात करें इंटरनेशनली, तो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रही है, ऑयल एंड गैस को जनरेट कर रही है, कंज्यूम करती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, अगेन वो हिट करती है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सेक्टर्स को उठा लें, प्लास्टिक सेक्टर को उठा लें, टेक्सटाइल सेक्टर को उठा लें, जितने भी हमारे कंपनीज टाइम के ऊपर रन कर रही हैं, वो इन्वायरमेंट को बहुत बैडली हिट कर रही है किसी ना किसी एंगल से। तो लोगों ने कहा ठीक है, पहले तो हम, कंपनीज क्या कर रही हैं जी, हमें बस प्रॉफिट अर्न करना है, हमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट के ऊपर वो फोकस करते चले जा रहे थे और हमारा इन्वायरमेंट खराब होता चला जा रहा था। तो जब ये सारा कुछ हो गया, ऑलरेडी हम बहुत एक बड़े क्राइसिस के अंदर आ गए, तो फिर दुनिया ने सोचा कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू किया, बिजनेसेस जो बड़े बिजनेसेस हैं, कि नहीं आप हमें बताएं कि आप कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, हमें इफेक्ट को समझना है, हमें रिपोर्टिंग करें कि आप किस तरीके के साथ पानी को ज़ाया कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के बड़ा फेमस स्टोरी है, सबको ही पता होगी, नेस्ले की, गुजरांवाला की है, क्योंकि उन्होंने अंडर वाटर पानी कंज्यूम कर लिया सारा शेखुपुरा वाली साइड का। अब वो पानी बहुत नीचे चला गया है, वहाँ से पानी की स्केर्सिटी क्रिएट होगी। वो फिर हाई कोर्ट में केस लगा था, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो उन्होंने एक वाटर टैक्स लगा दिया। अब ये कंपनीज क्या कर रही हैं, वाटर यूज तो कर रही हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट हमें नहीं दे रही, हमें तो सिर्फ उसके प्रॉफिट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन जो नेचर को डेंजर पहुंचा रहे थे, उसको एरॉड कर रहे थे, वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो स्टेक होल्डर्स की तरफ से हमें प्रेशराइजेशन आनी शुरू हुई कंपनीज को, कि हमें ये भी बताएं कि ठीक है प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आप नेचर को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, और उसको रिवर्स करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जब ये प्रेशर आना शुरू हुआ स्टेक होल्डर्स की तरफ से, इसमें जनरल पब्लिक भी है, रेगुलेटर्स भी हैं आपके, हर एक पर्सन जो दुनिया में से मौजूद है, वो किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई प्रेशराइज कर रहा था। जब ये प्रेशर आना शुरू हुआ तो डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की, और उन्होंने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स बनाए कि हम अपना जो इफेक्ट्स आ रहा है, हमारा हमारे नेचर के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। अब उसकी वजह से बहुत से फ्रेमवर्क्स निकल के सामने आ गए। GRA बहुत फेमस है, TCFD एक फ्रेमवर्क है,
SASB के स्टैंडर्ड्स आ गए, TSA, तो VRF एक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स बन गए। जब ये सारे स्टैंडर्ड्स बन गए और इन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, तो IFRS की फाउंडेशन को 2021 में ख्याल आया नवंबर में कि इनमें कोई कंपेरेबिलिटी नहीं है। एक बंदा GRI के बेस के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है, एक बंदा TCFD के मॉडल के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। तो जिस तरह से हमारा IFRS सब पढ़े हुए हैं, सबको पता है कि IFRS पूरी दुनिया में सेम अप्लाई होते हैं, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज को, ताकि हमें पता लग सके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बेटर काम कर रही है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बुरा काम कर रही है, किसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, किसकी नहीं। तो सेम नीड की बेस के ऊपर 2021 नवंबर में ISS भी बनाया गया, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी बोर्ड, और फिर इन्होंने काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद 26 जून 2023 को इन्होंने पहले 2 स्टैंडर्ड्स S1 और S2 प्रेजेंट किए दुनिया के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हुआ ये इससे कि पूरी दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो S1 और S2 को फॉलो करते हुए अपनी रिपोर्टिंग करेगी। तो एक कंपेरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई कि ठीक है, जब ये रिपोर्टिंग S1 और S2 की बेस पे होगी तो हम पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू था, होपफुली टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इसको मैं मजीद भी फैला सकता हूँ, लेकिन इसको नेक्स्ट मूव आउट करते हैं और सॉरी फॉर आपसे इंटरप्शन अब्दुल रहमान साहब, जी आपकी थोड़ी वॉइस थोड़ी बेहतर हो सकती है, अगर आप क्या तो चेक करें अगर आप। माइक थोड़ा सा शायद हाँ आप हाँ जी, बेटर है। ये हाँ जी, आप बेहतर है। चले मैं माइक हाथ में पकड़ लिया हुआ है, चलो ठीक ठीक, है। थैंक यू। वेलकम। सो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। एक थोड़ा सा ना कंसेंसस किया गया सस्टेनेबिलिटी को लेके कि इन्वेस्टर्स के माइंड में सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्या आ, पाया जाता है, उनके क्या थॉट्स हैं इसके अगेंस्ट। तो 3 आउट ऑफ 5 इन्वेस्टर्स ने टॉप प्रायोरिटी दी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज को। ठीक है, अब ये क्यों इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, थोड़ा सा आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात कर रहे हैं। इस तरह 87% जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा कि अभी करंटली ग्रीन वॉशिंग हो रही है। ग्रीन वॉशिंग सिंपल इन टर्म्स में कि लोग एग्जैजुरेटेड क्लेम्स कर रहे हैं कि हम इतने % कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर देंगे, इतना ज़्यादा हम पानी रिड्यूस कर देंगे यूजेज, हम यानी वो ग्रीन वॉशिंग कर रहे थे। एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रीन वॉशिंग, सिंपली झूठ बोलना वाइट वॉश की तरह। इस तरह 78% जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन रेगुलेटर सस्टेनेबिलिटी को लेके कोई ना कोई लॉ लेके आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारी डिसीजन मेकिंग में सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से 82% इन्वेस्टर ने कहा कि जब हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो हमें ESG लेंस से उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह 75% ने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए उन्हें रिपोर्ट के ऊपर, जब कंपनीज इशू करती हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो हमें उस पर भरोसा हो जाएगा। क्योंकि अभी कंपल्जन नहीं है इंश्योरेंस की, इन फ्यूचर ये कंपल्जन भी आ जाएगी कि उसमें इंश्योरेंस भी देना पड़ा करेगा उन रिपोर्ट्स के ऊपर। और सेमली 71% इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ी ऑडिट फर्म्स जो कम्प्लेक्स ऑडिट्स करती हैं ऑलरेडी, जैसे बैंक्स का ऑडिट वगैरह करती हैं, तो अगर वो ऑडिट रिपोर्ट देंगे इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट पे, तो हमें ज़्यादा भरोसा होगा, हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर। तो एक स्टडी हुई थी, और अगर देख लें तो मेजर इन्वेस्टर नाउ वांट्स द सस्टेनेबिलिटी लेंस, जो कि उसके अंदर मौजूद होना चाहिए आपकी रिपोर्टिंग के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। ये SASB के स्टैंडर्ड्स हैं, या इनको बिल्कुल अलहदा से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि IFRS जो सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स आए हैं, वो अभी स्टार्ट में हमने पढ़ा था वो जनरल डिस्क्लोजर्स थे, और S2 एक फॉर क्लाइमेट रिलेटेड जस्ट। IFRS कभी भी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में नहीं जा रहा। ये स्टैंडर्ड अगर S1 और S2 आप देखेंगे तो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को डील नहीं करता। इसके लिए हमारे पास IFRS 1 ही रिकमेंड करता है कि SASB के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, 77 इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल हैं ऑनलाइन। उन्होंने उसमें रिस्क वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह डिफाइन किए हुए हैं। हमने सिंपली क्या करना है, उनको रेफर करना है, वहाँ से देखना है कि कौन कौन से रिस्क हैं। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है तो उन्होंने कोई 15-20 या शायद इससे भी ज़्यादा रिस्क आइडेंटिफाई किए हुए हैं हमारे लिए कि ये रिस्क इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हमारा क्या काम है, हम उनको रेफर करेंगे, वहाँ से रेफर करके हम सिंपली देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है सारे इफेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है चंद एक इफेक्ट कर रहे हो। तो हमारे लिए थोड़ा सा ईज आउट कर दिया कि हम SASB स्टैंडर्ड्स को
फॉलो करें और वहाँ से हम गाइडलाइंस लें और उसकी बेस पे हम रिपोर्टिंग करें। आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट इतना से ही आपको बताना था कि इसके अंदर वो ये बात कर रहा है। अभी हम आज के टॉपिक में सिर्फ S1 को पढ़ेंगे कि S1 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए स्टार्टिंग बिफोर S1। रिपोर्टिंग डेट कौन सी होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की? तो स्टैंडर्ड कहता है कि सेम रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए जिस डेट के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो रही हैं। हम ऑलरेडी इसको जानते हैं। इस तरह मटेरियलिटी का फोकस है एक कि जी मटेरियलिटी क्या है, सेम एज IFRS डेफिनेशन। जैसे हम IFRS में ऑलरेडी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मटेरियलिटी को पढ़ते हैं। Information is deemed material if omitting, misstating or obscuring could reasonably be expected to influence the user's decision। अच्छा, यहाँ पे मटेरियलिटी का थोड़ा सा डिफरेंस, डेफिनेशन यही है लेकिन इसका स्कोप बहुत बड़ा है। हम मटेरियलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे थोड़े से टाइम के बाद। अभी के लिए अब यही समझें कि डेफिनेशन वही है, सेम IFRS की है। इस तरह फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। IFRS को जब हम फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हम पास के डेटा को पिक करके उनकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी साल गुजर जाता है, अकाउंट्स बनते हैं और उस पर हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सस्टेनेबिलिटी आपने फ्यूचर लुकिंग इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को। उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म है, लॉन्गर टर्म है। थ्री और थ्री स्पैन्स इसमें होने चाहिए। शॉर्ट सपोज 1 ईयर, मीडियम रेंज 2 to 3 years, एंड लॉन्ग टर्म 5 years होते हैं, 10 years हो सकता है। कोई भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी कर सकता है कि उनके लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है। इस तरह से वैल्यू चेन है। हम सब ने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, सप्लाई चेन। सबको पता है रॉ मटेरियल जहाँ से आपने प्रोक्योर किया और जहाँ पे आपने सेल आउट किया, ये ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन होती है। लेकिन वैल्यू चेन इससे आगे जाती है। वैल्यू चेन से मुराद है, टेक्सटाइल की एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, कि जहाँ से कॉटन ग्रो की है, फार्मर ने जहाँ पे ग्रो किया है कॉटन को, वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है वैल्यू चेन। बेशक आप एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेडअप्स बना रहे हैं, जस्ट बाकी कोई काम आप नहीं कर रहे। आप सिंपली फैब्रिक रेडी उठाते हैं और मेडअप्स बना के आप सेल आउट कर देते हैं। सप्लाई चेन तो आपकी बड़ी छोटी सी होगी कि आपने पीछे से जिस वेंडर से आपने कपड़ा लिया या किस स्टिचिंग का सामान लिया, इन हाउस स्टिचिंग की, और कंज्यूमर को भेज दी, सप्लाई चेन है। वैल्यू चेन आपको इसी एग्जाम्पल के अंदर कहेगी नहीं। जहाँ से कॉटन ग्रो किया, जिनिंग में आई, वहाँ से आपने स्पिनिंग की, आपने वहाँ से ईच एंड एवरी स्टेप पहुँचते पहुँचते फैब्रिक तक आपके पास पहुँचा, ये सारी ये डाउन स्ट्रीम्स हैं। और इसके बाद जब आपने बेच दी, यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो गया कि आपने मेडअप बनाया, शर्ट बनाई, कुछ भी बना के आपने उसको सेल आउट कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। आपने देखना है कंज्यूमर ने उसको यूज़ कैसे किया और एट देन उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया है। तो एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, वापस ज़मीन से निकलने के बाद वापस ज़मीन में डिकम्पोज होने तक, ये कंप्लीट वैल्यू चेन है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इतनी डिटेल और इतनी डेप्थ तक जा रही है कि हमने शुरू से लेके एंड तक सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये TCFD अलाइंड है। TCFD से मुराद है टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रिकमेंडेशंस है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, GRI भी है और डिफरेंट और भी स्टैंडर्ड्स हैं, SASB के स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन जो ये S1 और S2 बेस कर रहे हैं वो TCFD मॉडल को बेस कर रहे हैं। इसको डिटेल में जाके आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इन्होंने किया क्या है? IFRS ने कोई स्क्रैच से काम नहीं किया। IFRS ने बहुत से स्टैंडर्ड्स बने हुए थे, ऑलरेडी मार्केट में चल रहे थे, जिनकी बेस के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही थी ऑलरेडी। उन सबको उन्होंने कंसोलिडेट किया है, हर एक का कुछ ना कुछ ले लिया। जैसे अभी मैंने बताया कि TCFD अलाइंड है, उसके मेन रिकमेंडेशंस पे बेस कर रहा है, लेकिन साथ में ऊपर अभी बताया आपको SASB स्टैंडर्ड्स को भी वो रिकमेंड करता है। और जहाँ पे SASB स्टैंडर्ड्स नहीं है, वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन को भी रेफर करते हैं। जब आगे जाएंगे तो इसका हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस जैसा कंसोलिडेशन एट सिंगल प्लेटफॉर्म, और सिंगल प्लेटफॉर्म से सेम पैरामीटर्स के ऊपर हमने रिपोर्टिंग करवाई है। S1 S2 ने सिंपली ये किया है। नेक्स्ट चलें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आगे यूज़ होनी है, तो मैंने यहाँ पे शुरू में लिख दी है। सबसे पहले प्राइमरी यूज़ ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब प्राइमरी यूजर्स के लिए हमने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स देनी है। अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली जो कस्टमर हैं वो भी बड़े उसको देख रहे हैं आज की दुनिया में। अगर यूरोप वाली साइड पे जाएं तो लोग स्पेशल देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सस्टेनेबल है कि नहीं है, सस्टेनेबल वे में बनी है कि नहीं बनी, तो वो प्रेफर करते हैं यूरोप अमेरिकन वाली साइड पे कि जो प्रोडक्ट सस्टेनेबल बेस बनी है हमें मिलनी चाहिए, हम वो परचेज करें।
इसी तरह से जनरल पब्लिक भी सस्टेनेबल चाहती है कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, लेकिन हम ये रिपोर्टिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये रिपोर्टिंग करने का अंडर S1 S2 सिर्फ प्राइमरी यूजर्स हैं। और प्राइमरी यूजर्स में कौन है? एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, लैंडर्स हैं और अदर क्रेडिटर्स हैं, जस्ट जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे प्राइमरी यूजर्स हैं। इसके अलावा हम ये रिपोर्टिंग किसी और के लिए नहीं कर रहे। जब भी हमने कोई भी डिस्क्लोजर देना है, कोई भी चीज़ देनी है, तो माइंड में एक सिर्फ प्राइमरी यूजर्स को रखना है। माइट भी प्राइमरी यूजर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेकेंडरी यूजर्स भी उसमें हेल्प आउट ले लें, उसमें इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन हमने स्टिक रहना है अपने प्राइमरी यूजर्स के ऊपर। इस तरह से बिजनेस मॉडल क्या होता है? सिंपल, नॉर्मली सबको पता है, इनपुट्स आप लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको आउटपुट बनाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल होता है। जैसे भी मेडअप्स की मैंने बात की थी, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? उसने फैब्रिक खरीदा, उसने स्टिचिंग मटेरियल खरीदा, इन हाउस उसको स्टिच किया एंड आफ्टर उसको सेल आउट कर दिया। वो किस पर्पस के लिए कर रहा है सारा कुछ? कि कंपनी के लिए मैं कोई वैल्यू क्रिएट कर सकूं। तो दैट्स अ बिजनेस मॉडल। हर ऑर्गेनाइजेशन, इवन मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, किसी ना किसी का कोई ना कोई बिजनेस मॉडल जरूर होता है। सर्विस इंडस्ट्री का अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ले लें, तो शायद हम ऑडिट के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी इनपुट्स क्या आ रही होती है? डाटा क्लाइंट से हम लेते हैं, उसको इन हाउस ऑडिट करते हैं, चेक वैलिडिटी चेक करते हैं, फिर एंड प्रोसेस में हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। तो ये हमारा एक बिजनेस प्रोसेस मॉडल है। इस तरह सिनेरियो एनालिसिस, जिस तरह से सिनेरियो एनालिसिस से सिंपल मुराद होता है कि हम सेम काइंड ऑफ अजम्पशंस हर टाइम पे नहीं क्रिएट कर सकते। फ्यूचर को लेके हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, एक तरह की, दो तरह की, तीन तरह की, मिनिमम आपने तीन तरह की प्रिडिक्शंस करनी है, बेस केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, और उनकी बेस के ऊपर आपने सिनेरियो एनालिसिस बनाना है। जब भी आपने कोई अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग है, आपने फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देनी है। अब ये नहीं कि आपने बैठ के एक अजम्पशंस बना ली और उसके ऊपर बैठ के आपने कह दिया जी हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये आएगा। नहीं, आपने कम से कम तीन सिनेरियोज बनाने हैं। उन तीन सिनेरियोज को बना के आपने डिसाइड करना है कि आप रिपोर्टिंग किस तरह से करने जा रहे हैं। एंट्रीज प्रोस्पेक्ट सिंपली उसको कैश फ्लो तक एक्सेस कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको कितनी पड़ेगी। फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे ये भी हो जाएगा इसमें कि जो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी उनके लिए रेट्स ही बढ़ा दिए जाएंगे, उनके लिए इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होंगे, और जो दूसरे लोग होंगे सस्टेनेबल उनके लिए रेट्स कम होंगे। और इस तरह से कैपिटल की रसाई भी कम हो जाएगी, जो नॉन सस्टेनेबली काम नहीं करेंगे। मार्केट में इन्वेस्टर्स उन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं करने जाएंगे जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी। इस तरह से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स आपने प्रोवाइड करने हैं, उसमें रिस्क रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों आ जाते हैं। S1 को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू IFRS 1। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थोड़ा सा मैंने टोन सेट किया है रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। वी कैन हैव सम क्वेश्चन एट दैट पॉइंट, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का पहले कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है S1 को पढ़ने के लिए। जी, क्वेश्चन आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है टू तो हम मिनट्स क्या। लेते हैं। जी जी। uh, If anyone has any question, he can send in chat box. Otherwise, we shall resume our presentation. I think no question. Please carry on. हम एंड पे डिस्कस कर Okay, लेंगे। sure. अब IFRS का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपली ऑब्जेक्टिव आउटलाइन उसने ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है, मैंने भी इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया। outlines the general requirements for the content and presentation of sustainability related risks and opportunities। अभी हम सिर्फ पीछे भी, अगर हम नॉर्मली जनरल में जब भी बात करते हैं तो रिस्क की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड सिर्फ रिस्क की बात नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज की भी बात करता है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना। अपॉर्चुनिटी कैसे, कि जब डिटेल आगे जाएंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऑलरेडी हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, इसका एक एक्स्ट्रा फर्दर कंपोनेंट है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है, इट एम्स सपोर्ट प्राइमरी यूजर्स such an investor in the decision making related to resource allocation by providing the comprehensive information। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन ये जनरल देंगे, हम प्रेजेंट करेंगे रिलेटेड टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की, ये प्राइमरी यूजर्स को हेल्प आउट करेगी डिसीजन लेते हुए कि क्या हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना।
जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट कर रही होंगी उनके लिए लोग से इन्वेस्टमेंट लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पाकिस्तान में तो अभी कॉन्सेप्ट कम है ये स्टॉक एक्सचेंजेस का, लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस का। पूरी दुनिया में मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड होती हैं, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स को कैप्चर करना। प्राइमरी यूजर अगेन वही एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स। नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं कहीं गाइड कर सकता ये कि हाइड नहीं हो रहा। अच्छा अब सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज होती क्या हैं? इट्स अ ब्रॉड टर्म। नॉर्मली हम इसको ESG के साथ भी मैच करते हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैटर इंक्लूड हो जाते हैं। अब इन्वायरमेंट को अगर डिस्कस करें तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जस्ट नॉट कार्बन एमिशन, इसके अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, इसके अंदर वाटर पोल्यूशन भी है, इसके अंदर सॉयल इरोजन भी आ जाता है। सोशल की बात करें तो तमाम किस्म के लेबर लॉज इसके अंदर आ जाते हैं आपके, कि आपकी लेबर जो है उसकी सोशल वेलबींग कैसी चल रही है। और इसी तरह गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में जैसे कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा तो ये दोनों काम प्रॉपर्ली हो सकते हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो ये काम नहीं हो सकते। अब डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है कि डिस्क्लोज करें सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज को। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रही होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टेक्सटाइल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल की ले लेते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रही होती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को इफेक्ट भी कर रही होती है। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टेक्सटाइल की एग्जांपल लें तो वो डिपेंडेंट है। जैसे फैसलाबाद की एग्जांपल है तो फैसलाबाद की लोकेलिटी, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो लेबर क्लास है। वहाँ के जो रिसोर्सेज है लाइक कॉटन है, आपकी पॉलिएस्टर है, आपका यान है, आपका फैब्रिक डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके जो सराउंडिंग्स हैं उन पर डिपेंड कर रहे हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें ना अवेलेबल हो तो कंपनी रन ही नहीं कर सकती। वो थ्रू आउट वैल्यू चेन की ये बात हो रही है। अब सस्टेनेबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे, सप्लाई चेन की नहीं होगी बात, यहाँ पे वैल्यू चेन की होगी। वैल्यू चेन वही स्टार्ट फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ कॉटन एंड डिस्पोजल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इनटू द सॉइल। तो ये पूरे एरिया की बात हो रही है। तो हम बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। इस तरह से हम डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसी तरह से हम कुछ चीज़ों को इफेक्ट भी कर रहे होते हैं। अब जो हमारी प्रोडक्ट्स निकल के बाहर जा रही हैं, जैसे हमारा गारमेंट्स की फैक्ट्री सपोज है, तो हम प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में दे रहे हैं, तो लोग हम तो लोग अब हम इफेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी। अगर हम ये नहीं बना के देंगे प्रोडक्ट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपकी जो लोकेलिटी है उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आ, वो क्या पहने। इस तरह से हम रिसोर्सेज की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पे उन्हें लॉन्स बनाए हुए हैं तो वो मियावाकी जंगल उगा सकती हैं। ठीक है, आसपास के जो रिसोर्स जैसे किसान है तो उनको वो हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो फसल की ग्रोथ ज़्यादा ले पाएँ। लाइक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज उनको दे सकते हैं ला के कि ठीक है आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीटअप करें और ये वाली खाद्य वगैरह यूज़ करें, सपोर्ट करें ना, एजुकेट करें, ताकि वो ज़्यादा कॉटन और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्वांटिटी में उगा सके। तो ये वो चीज़ें जो हम अपने इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने दोनों इफेक्ट्स को लेके चलना है अपने वैल्यू चेन के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन इज क्रूशियल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, वैल्यू वैल्यू चेन के अंदर आप इसमें ये है कि अब दुनिया प्रॉफिट से चेंज होके 3 P's की तरफ जा चुकी है। 3 P's मीन्स प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। सबसे पहले प्लैनेट, देन पीपल, देन प्रॉफिट। अगर आप प्लैनेट को सेव नहीं करेंगे, पीपल का ख्याल नहीं रखेंगे, इवेंचुअली आप लॉन्गर रन के अंदर वैल्यू भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप इवेंचुअली क्लैप्स कर जाएंगे। अब कहें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है बस प्रॉफिट्स कमा के, तो शायद शॉर्टर रन के अंदर तो अर्न कर ले कोई पैसा, लेकिन लॉन्गर रन में ऐसे 15-20 साल के बाद शायद वो बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो जाएगी, वो बिल्कुल सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। तो आपको अपने प्लानट का भी ख्याल करना है, अपने पीपल का भी ख्याल करना है, उसके बाद आपने प्रॉफिट्स को अर्न करना है। इसी तरीके के साथ है रिस्क अपॉर्चुनिटी जो आज है, आज हम फेस कर रहे हैं विद
आज से कुछ अरसे बाद भी 2-4 साल के बाद वो शायद चेंज हो जाए। ये हमेशा स्टैग्नेंट नहीं रहते, ये रिस्क नॉर्मली सबको पता है कि रिस्क हमेशा टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है। इस तरह आईएफआरएस ने जस्ट नेचर बताई है सस्टेनेबिलिटी की, उसने कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई कि आपने यही सिर्फ डिस्क्लोज करना है। उसने कहा आगे जाके हम पढ़ेंगे कि नहीं, आपने नीड्स ऑफ प्राइमरी यूजर्स को देखना है और जो वो मांग रहे हैं आपने प्रेजेंट करना है। यानी कि ये चेक लिस्ट नहीं है कि आपने ये कर दिया तो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग आपने कर दी। आपने फ्रॉम द पर्सपेक्टिव प्राइमरी यूजर्स इसको लेके चलना है। एक छोटी सी एग्जांपल है, वो इस तरह से इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से इफेक्ट हम कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी है उसका मॉडल नेचुरल रिसोर्स वाटर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ये कोक वगैरह हो सकती है, नेस्ले हो सकती है, तो अ, हम कैसे डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। वही शेखुपुरा वाली एग्जांपल है कि उसके पानी के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर वहाँ से पानी खत्म हो गया बिल्कुल ही, तो नेस्ले वहाँ से बंद हो जाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा यूनिट, वो प्रॉफिटेबल यूनिट नहीं रहेगा। अभी तो प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में कम हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब इफेक्ट कैसे कर सकता है उस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर वो पानी की रिवर्सिबिलिटी कर सकता है। जैसे अभी इंडिया में वो एक उन्होंने टेस्ट किया था, उन्होंने 100 मीटर्स गहरे कुएं खरीदे और खोदे, उन्हें डिग किया और उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा किया और उससे वो पानी का जो लेवल था राइज होना शुरू हो गया। तो ये अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि कामयाब हुआ है पानी के रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी उसको ठीक करने के लिए। तो अगर वो नेस्ले उस एरिया के अंदर अपने गुजरांवाला के एरिया, शेखपुरा के एरिया, इस तरह के डिग्स खोद देती है और इस एरिया में बारिश का पानी कलेक्ट करने की कोशिश करती है, तो और पानी राइज हो जाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को इन गुड टर्म्स, पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है। अब सस्टेनेबिलिटी में ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आप काम करने लगे तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो स्टैंडर्ड ने डिटेल में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को देखेंगे, फिर उसके बाद यूज ऑफ रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर रीअसेसिंग द स्कोप ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। अब ये एक डिटेल प्रोसेस है, यहाँ पे मैं बड़ा छोटा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, लाइक क्योंकि ये एक इन डेप्थ कह लें कि, एक मिनट ठहरिएगा। सॉरी। अब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है और मेन प्रोसेस भी यही है। अगर आप कहें, अगर हमने ये काम प्रॉपरली कर लिया, अगला प्रोसेस रिपोर्टिंग का बड़ा आसान हो जाता है। तो ये बड़ा क्रिटिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा लेंथी प्रोसेस है, स्पेशली स्टार्ट के अंदर कि आइडेंटिफाई करनी है हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफाइन द स्कोप। आपने बाउंड्रीज को सेट करना है कि कौन कौन से रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको हिट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जैसे कि फ्लड आया था 2022 में, तो हो तो सकता है कि टेक्सटाइल सेक्टर को तो हिट कर रहा है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल्स को हिट नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से वो ट्रैवल एजेंसी की जो काम कर रहे हैं लोग, उनको हिट नहीं कर रहा, ट्रैवलिंग वाले लोग को हिट नहीं कर रहा। तो माइट भी वो ट्रैवल वालों को कुछ दिनों के लिए किया होगा इफेक्ट, लेकिन जैसे ही रोड वगैरह खुल गए, पानी उतर गया, तो उनके लिए वो काम नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगले नेक्स्ट ईयर के लिए कॉटन की सप्लाई कम हो गई। तो टेक्सटाइल वालों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट रिस्क है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स वालों के लिए या ट्रैवल एजेंट्स के लिए वो बिल्कुल भी मेजर रिस्क नहीं है, बल्कि अक्सर में तो वो रिस्क है ही नहीं। तो हमने डिफाइन करना है कि कौन कौन से रिस्क और कौन कौन सी इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी। अब रिस्क की बात कर रहे थे कि अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा होगा, तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सस्टेनेबल क्या नाम है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगी। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो जाएंगे, अब उनका काम तो किसी ना किसी ने करना है ना, पॉपुलेशन तो दुनिया की बढ़ रही है। और अगर गारमेंट्स का काम है, एक फैक्ट्री बंद होती है तो उसका काम निकल के दूसरी फैक्ट्रियों ने लेना है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए निकल रही है। जस्ट एक लूज करेगा, दूसरा विन करेगा। विन कौन करेगा? जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से रिस्क डिफाइन करेंगे कि ये हमारे रिस्क हैं और ये हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। SASB स्टैंडर्ड से भी हम हेल्प आउट लेंगे, हम इंडस्ट्री की गाइडलाइन से भी लेंगे। हम अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई और बंदा
या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रिस्क को डिफाइन करिए, हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि ठीक है आप कौन कौन से रिस्क को देख रहे हैं। उसके बाद हम मटेरियलिटी को असेस करेंगे। हमने हर रिस्क को एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना, हर रिस्क के ऊपर हमने उसको डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने नहीं शुरू कर देना, नहीं तो सिर्फ बहुत लेंथी रिपोर्ट हो जाएगी, उसका फायदा भी नहीं होगा। हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है और मटेरियलिटी को देखना है। अगेन मटेरियलिटी को आपने प्राइमरी यूजर्स के पर्सपेक्टिव में देखना है, आपने जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना। मटेरियलिटी के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वंस यू डिसाइड द मटेरियलिटी, फिर उस मटेरियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये मटेरियल रिस्क हैं जिनको हमने डिस्क्लोज करना है और ये अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हमने डिस्क्लोज करना है। मुख्तलिफ टूल्स हैं इनके लिए, स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जाता है, मटेरियलिटी मैट्रिक्स है, सिनेरियो प्लानिंग है, स्वॉट एनालिसिस है, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, इनोवेटिव एक्सपो इनोवेशन, एफिशिएंसी, रेपुटेशन, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे रिस्क अपॉर्चुनिटी, तो हमने उनके लिए डाटा कलेक्शन शुरू कर देनी है। अब अगेन ये पूरे वैल्यू चेन की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल डाटा की बात नहीं हो रही। इंटरनल डाटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कलेक्ट करना तो बड़ा आसान है, वो तो हम कर ही लेंगे। कहीं ना कोई बिट ऑफ पीसेस पड़े होते हैं जैसे हमें निकाल के उसकी रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे बात आ जाती है डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दोनों की। उसका डाटा आपने कैसे कलेक्ट करना है, एंड इट्स अ वेरी कम्बरसम काम कि अपने सप्लायर्स जितने भी है, फिर उसके पीछे सप्लायर्स तक जाना है, फिर वापस पीछे आपके जहाँ से वो कॉटन ग्रो होके आ रही है वहां तक पहुंचना, और फिर डिस्पोजल तक पहुंचना। इट्स अ वेरी लॉन्ग टास्क और वेरी हेक्टिक टास्क। ठीक है, फिर आपने डाटा गैदर करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को जो भी फाइंडिंग्स आई आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना विद एविडेंस। अभी हवा में नहीं कह देना कि जी पिछले ने इतने कार्बन फुटप्रिंट्स बनाए थे, इतने एफ्लुएंट्स ज़ाया किए थे, उसने इतना पानी ज़ाया किया था। हमने हवा में नहीं कह देना, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी होना चाहिए उसको वेट करने के लिए। अच्छा, इसकी डिटेल गाइडेंस ना IFRS 1 ने दी है सोर्सेज ऑफ गाइडेंस के अंदर। ये तकरीबन कोई 30-40 पेजेस स्टैंडर्ड के अंदर है जो सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। अगर कोई डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो इनको वो पढ़ सकता है। यहाँ पे हम ट्राई किया कि मैं इसको कोलैबोरेटिवली स्मॉल करके एक्सप्लेन कर दूँ। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। अब आपने यहाँ देखा होगा इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं और इतने डिटेल और वैल्यू चेन के ऊपर फैले हुए हैं, ये तो आउटवेट ना हम करते हैं कॉस्ट को। इस डाटा कलेक्शन और फिर आइडेंटिफिकेशन असेसिंग द मटेरियलिटी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है काम का ना। बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। सबसे मेजर जो काउंटर इसके अगेंस्ट क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि जी ये हम तो नहीं काम कर सकते, इस पे तो बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो हम ये काम करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम ये काम कैसे करेंगे। और अगर हमने प्रॉफिट अपना ये काम कर दे इसी के ऊपर ज़ाया कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, वैल्यू कैसे क्रिएट होगी फॉर द शेयर होल्डर्स। तो इसको केटर करने के लिए फिर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कंपनी शुड प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन दे कैन गेट विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी और एफर्ट। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, आपने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाना। ठीक है, अगर आप कहते हैं ठीक है जी मैं डाउन स्ट्रीम का डाटा एक स्पेसिफिक लेवल तक या एक स्पेसिफिक ही ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर जाऊँगा तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपने इतनी डिटेल्स के अंदर नहीं जाना। वहाँ फिर वो कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो S2 जब हम पढ़ेंगे कभी तो उसके अंदर वो मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक एस्टिमेट्स क्रिएट कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम के। वो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पढ़े हुए हैं, तो हमें खुद से वो डाटा फिर नहीं बनाना पड़ता। आइडियली तो यही है, अगर आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आप बैक एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाके और आप डाटा खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट अप्रोच जो स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है। लेकिन साथ में वो कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं खर्चनी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो फिर उसके लिए हम वो स्टैंडर्ड कुछ टूल्स पड़े हुए हैं ऑनलाइन जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक सेपरेट टॉपिक है, कभी इस पे डिस्कस करेंगे इसको। इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन अब कहाँ कहाँ पे है, कॉन्सेप्ट रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इन्फॉर्मेशन का। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी है, अभी जो हमने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पढ़ा है, सबसे मेन और सबसे मेजर काम यही है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये चीज़ें हो जाए तो फिर क्वांटिफिकेशन करना कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। ठीक है, सेकेंड है स्कोप ऑफ एन एंट्रीज वैल्यू चेन। अब वैल्यू चेन को डिटर्मिन करना भी एक बहुत हेक्टिक काम है, खासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर
जहाँ पे दरमियान में बहुत से वो मिडल मैन भी बैठे होते हैं। लाइक वो कॉटन बनती है, कॉटन पहले मिडल मैन के पास जाती है, फिर जिनर के पास आती है, फिर जिनर के पास आती है वो कॉटन, फिर वो दरमियान में कोई उसके ब्रोकर्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। तो किसी ना किसी जगह तो वैल्यू चेन बहुत एक्सपेंडेड हो जाती है। तो ने कहा वहाँ तक ही जाना जहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े और ज़्यादा आपको पैसा भी ना लगाना पड़े। हाँ, लेकिन इसके साथ ये भी है, एक स्टैंडर्ड रोकता है कि आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हमने कोई रिपोर्टिंग करनी नहीं है या हमने बिल्कुल भी एफर्ट पुट अप नहीं करनी। आपने एक रीजनेबल एफर्ट ज़रूर पुट करनी है टू गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स। अब डिस्क्लोजर छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े लेवल्स तक होते हैं। ऑनलाइन बहुत सी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। आप बड़ी तगड़ी किस्म की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आफ्टर प्रेजेंटेशन एक आधी शेयर भी करवा दूंगा ग्रुप के अंदर। तो आप उसको देखिएगा कि वो जब आप डिस्क्लोजर को देखेंगे, कोई 8-8 10-10 पेजेस के डिस्क्लोजर्स हैं, तो आपको लगेगा यार काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम हुआ है। इस उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर भी वो स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं, जितना आप आसानी से कर सके, जितनी आप रीजनेबल अमाउंट लगा के, रीजनेबल एफर्ट लगा के आप प्रिपेयर कर सके, आपने उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रीअसेसिंग। जैसे पीछे बात की थी कि रिस्क जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होते रहते हैं। स्टैंडर्ड ने भी यही कहा है कि जैसे ही आपको कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो या चेंजिंग सर्कमस्टांस अकर हो, तो आपने प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करते हुए एंटायर वैल्यू चेन के ऊपर, ठीक है, आपने रीअसेसमेंट करनी है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की। माइट भी आज एक चीज़ रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है, वो आज से 2 साल बाद रिस्क ही ना रहे, ठीक है। माइट भी एक आज रिस्क नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन 2 साल वो नया रिस्क बन के आ जाए। अभी वो इमेटीरियल रिस्क नजर आ रहा है, फ्यूचर में माइट भी वो मटेरियल हो सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान के अंदर या यूरोप की एग्जांपल लेते हैं। यूरोप ने कार्बन फुटप्रिंट का एक टैक्स लगा दिया है एक लिमिट के ऊपर। वो अगर एक लिमिट से आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना पाकिस्तान से आपका माल एक्सपोर्ट हो रहा है। आज से 2 साल पहले तो एक क्या नाम है रिस्क था ही नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली जून के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो हो सकता है कोई नया लॉ आ गया है जिसकी वजह से अ, आपको एक नया रिस्क नजर आना शुरू कर। तो ये ऑन गोइंग एक्टिविटी होनी चाहिए। एवरी ईयर एवरी 2 ईयर जैसे आपको लगे कोई मेजर लॉ आ गया है, कोई मेजर एक्टिविटी हो गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी हो सकता है। आप या आपकी वैल्यू चेन में कोई चेंज आ गया, आपका मेजर कोई सप्लायर चेंज हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने फिर अपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को अ, दोबारा से रीवैल्यूएट करना है। रीवैल्यूएट करने के बाद आपने दोबारा से उसको डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं। वही स्कोप मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। जनरल फ्रेमवर्क है, ओवरऑल रिक्वायरमेंट सेट करता है। पार्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है। सिमिलर डेफिनेशन है जो एफआरएस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इसको थोड़ा सा चेंज करके यूटिलाइज कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वेस्टर्स नहीं होते। उसके तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट उसमें पैसा इंजेक्ट कर रही होती है, जनरल इन्वेस्टर्स के अंदर नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई करना चाहती हैं तो अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करके इस पर रिपोर्टिंग कर सकती हैं। स्टैंडर्ड इसको अलाउ करता है। अच्छा जी, ये आ गया कोर स्टैंडर्ड। जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके 4 पिलर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, core contents, general requirements, and फिर obviously judgment, uncertainties and errors। हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं जाकर कि इनसे मुराद क्या है। नेक्स्ट चलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हमारा वही है जो कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन, मटेरियलिटी बेस्ड होना चाहिए, रिपोर्टिंग एंटिटी कौन से नीचे और इन्फॉर्मेशन आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, जस्ट मटेरियलिटी को देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। सबसे पहले फेयर प्रेजेंटेशन को देखते हैं, वो क्या कहती है। फेयर प्रेजेंटेशन उसने कुछ क्वालिटीज बताई हैं, उसको 2 ग्रुप्स में कहा है। जैसे सिंपली क्या फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल जनरल टर्म्स के अंदर वही है जो हम आम लाइफ में भी लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कोई झूठे दावे नहीं किए जाने चाहिए उसमें। तो स्टैंडर्ड कहता है उसमें 2 क्वालिटेटिव फीचर्स होने चाहिए, 2 ग्रुप्स के।
सबसे पहले एक को उसने फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कह दिया और सेकंड को उसने इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कह दिया। फंडामेंटल में रेलिवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वही कंप्लीट न्यूट्रल एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छा, इनहैंसिंग क्वालिटीज़ क्या होती हैं? कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। अब कंपेरेबिलिटी इन हाउस भी होनी चाहिए कि पहले साल हमने जो प्रेजेंट किया और फिर अगले सालों में जो प्रेजेंट कर रहे हैं तो कंपेरेबल हो, सेम जैसे कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर हम जब बना रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें कंपेरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सेम वेरीफाइबिलिटी, एविडेंस बेस होनी चाहिए, टाइमलाइंस टाइम बाउंडेड होनी चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल कितने पे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन के करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इसके बियॉन्ड भी गया है, वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर ये करेक्टरिस्टिक के अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप और भी देना चाह रहे हैं ताकि यूजर्स उस इन्फॉर्मेशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, वो रेलिवेंट भी होगी, फेथफुल भी होगी, कंपेरेबल भी होगी, वेरीफाइबल भी होगी, टाइमलाइन अंडरस्टैंडेबल भी होगी, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है जो कि वो प्राइमरी यूजर्स को अगर हम वो इन्फॉर्मेशन दे दें तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिचुएशन को, तो आपने वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं मटेरियलिटी, जिसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मटेरियलिटी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपने असेस करना कि कौन सी है, जैसे हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में देख रहे थे, ये प्योर जजमेंटल बेस्ड है। आपने प्राइमरी यूजर की डिमांड्स को फोकस में रखना है, मटेरियलिटी डिसाइड करते हो कि प्राइमरी यूजर्स क्या चाहते हैं, वही लैंडर्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। 10 तरह के लैंडर्स हैं, 10 तरह के आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो आपने 10 तरह के लोगों से बातें करनी है, उनसे इंफॉर्मेशन मांगनी है, उनका फीडबैक लेना है, और फिर उनके फीडबैक की बेस के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि हाँ दैट कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल और ये इमटेरियल आइटम्स हैं। ये प्योरली एक तो जजमेंटल है और प्योरली डिपेंड करती है प्राइमरी यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जजमेंटल प्राइमरी यूजर्स हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन का। अगर तो आप, अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि किसी जगह पे आपको एग्रीगेशन अलाउ करता है, अगर तो एग्रीगेशन करने से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्सक्योर नहीं हो जाती, उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए। इसकी एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक साइड से आपने कार्बन डाइऑक्साइड क्या नाम है, कार्बन फुटप्रिंट जनरेट किया है, ठीक है, और एक साइड से आपने शायद कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया है सोलर पैनल्स लगा के। इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपने वो क्या नाम है, ग्रिड की भी यूज़ की है और सोलर पैनल भी बनाए हैं आपने। अब ग्रिड के ऊपर तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड बना के इन्वायरमेंट में छोड़ी है, कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किया है, लेकिन सोलर पैनल बनाने की वजह से आपने कुछ फुटप्रिंट को कंट्रोल भी किया है, रिड्यूस भी किया है। तो ये नहीं करना कि आपने 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने बनाई है और सपोज करते हैं 50,000 आपने बचाई है सोलर पैनल लगाने से, तो आप इसको नेट ऑफ करके 50,000 को शो कर दे, नहीं, आपने 1 लाख को लहदा से शो करना है, 50,000 जो सेविंग किया आपने लहदा से शो करना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ग्रिड के अंदर आपने स्पेशली उनसे कह कर ग्रिड वालों से कि जी हमें सिर्फ आपने वाटर वाली इलेक्ट्रिसिटी देनी है। पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, बाहर की कंट्रीज में वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं वो आपको बताती हैं कि ये बिजली वाटर बेस्ड है, सोलर बेस्ड है या विंड बेस्ड है, तो वहाँ पे आप क्योंकि सोलर जो सोलर बेस्ड होगी या वाटर बेस्ड थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और जो आपकी फॉसिल फ्यूल से बन रही थोड़ी सी सस्ती होती है बाहर की कंट्रीज के अंदर, क्योंकि वो एक सस्टेनेबल तरीके से बनी होती है। तो वहाँ पे आप उनसे कह सकते हैं स्पेशली कि सर हमें वाटर वाली चाहिए, सोलर वाली चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पे तो आप फिर, क्योंकि ग्रिड से 2 तरह की बिजली ले रहे हैं, विंड वाली भी ले रहे हैं सपोज, और आप एक फॉसल फ्यूल वाली भी ले रहे हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक है हमने नेट जितनी भी ग्रिड से ली है वो नेट ऑफ करके हम कार्बन फुटप्रिंट बता दें। तो दैट्स एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। अच्छा, बाज़ अवत ये होता है कि कुछ हम बात करें यहाँ पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों की। कुछ रिस्क सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बैन लगा दे या कोई यूरोप की कंट्री ये बैन लगा दे कि आ, अब हमारे मुल्क के अंदर कोई भी व्हीकल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं होगी, सारी ईवीज होंगी या ग्रीन गैसेस पे चलने वाली होंगी, तो वहाँ उस कंट्री की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो ऑयल एंड गैस इंजन यूज़ कर रही है। तो अब ये रिस्क है,
ठीक है, और बड़ा सेंसिटिव रिस्क है, एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है उसका ये रिस्क। आपने फिर भी ये इंफॉर्मेशन देनी है। अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इस तरीके की जो बहुत सेंसिटिव है, आप नहीं चाहते कि आपका जो कंपेटिटर है वो इसको जान पाए, क्योंकि आपने इसकी बेस के ऊपर, उस स्पेशल अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर आउट परफॉर्म करना है। तो स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को डिस्क्लोज ना करें, लेकिन अगेन मटेरियल अपॉर्चुनिटी है, आपको उसके फिर रीज़न बतानी पड़ेगी कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और क्योंकि वो कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी है, इस वजह से हम उसको डिस्क्लोज नहीं करें। उसको आपने एक्सप्लेन करना है और एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, फिर आप उस एग्जाम्पशन को यूटिलाइज कर पाएंगे। सोर्सेज यूज टू असेस द सस्टेनेबिलिटी, वही अगर इसके ऊपर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ISB के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे FS2 है, अगर वो नहीं है तो SASB के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, TCFD की रिकमेंडेशंस अवेलेबल हैं, GRI के प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, इनकी हायरार्की है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखें हायरार्की है क्या क्या, किसको सबसे पहले आपने टॉप प्रायोरिटी देनी है और किसको बाद में। इसी तरीके से वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था, पॉसिबल फ्यूचर इवन विद अनसर्टेन आउटकम्स, अनसर्टेनिटी होती है तो आप सिनेरियो एनालिसिस इस पे ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो एनालिसिस हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मटेरियलिटी एक्चुअल में होती क्या है और कैसे इम्पैक्ट करती है। एक छोटी सी एग्जांपल है कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कार्बन टैक्स लगा दिया गया $50 पर मैट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन उसका एमिशन था पर एनम का, और रेवेन्यू 500 मिलियन था और प्रॉफिट था 50 मिलियन, 10% मार्जिन था। अब जैसे ही ये आपका $50 पर मैट्रिक टन आपका टैक्स लगा है, उसने इफेक्ट क्या दिया आपको। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें टैक्स पे कितना करना पड़ेगा। जब 100,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये 50 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन रुपीज़ हो जाएगा। $5 मिलियन के $5 मिलियन की हमें अब एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो पहले हम बिल्कुल नहीं दे रहे थे। अब 5 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 50 मिलियन। अगर आप देखें तो 50 मिलियन नेट प्रॉफिट का 10% है 5 मिलियन, तो ये आइटम ऑब्वियसली मटेरियल हो गई। जब ये आइटम मटेरियल हो गई तो ऑब्वियसली हमने इसका फ्यूचर में डिस्क्लोजर देना है। आज की डेट के ऊपर, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, पिछले साल की बना रहे हैं, तो ये कहीं पे भी हमें 5 मिलियन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में जितनी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें 5 मिलियन हमें टैक्स पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इट्स अ मटीरियल अमाउंट। अब उसने क्या किया, हमारा प्रॉफिट जो है 50 मिलियन से 45 मिलियन का कर दिया, तो मार्जिन हमारा ऑब्वियसली 10% से 9 मिलियन हो जाएगा। तो दैट्स हाउ विल रिपोर्ट मटेरियलिटी को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट 5 मिलियन आ गया, 45 मिलियन नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा 9% आएगा, ये जो मैंने अभी बात की थी। अब इम्पैक्ट्स क्या आए हैं कि 5 मिलियन टैक्स तो आ गया, और उसने 10% ओरिजिनल प्रॉफिट को कम कर दिया। अब उसके रिस्पॉन्सेज क्या होने चाहिए। अब हमने 5 मिलियन को रिड्यूस करना है, कैसे हम बचा सकते हैं। हम इसको ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्लीनर टेक्नोलॉजीज के अंदर, या हम इसको पास ऑन कर सकते हैं। पाकिस्तान में पास ऑन करना तो बहुत ईजी होता है, यहाँ पे कोई भी टैक्स लगता है तो सिंपली इनकम टैक्स भी इवन लोगों को पास आउट कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे रेगुलेटेड प्राइजेज हैं, वहाँ प्राइजेस बढ़ाना इतना ईजी नहीं होता, तो वहाँ पे तो हमें खुद ही फिर बेयर करना पड़ेगा। हम अभी 1 लाख टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं। हम कोई एफिशिएंसीज इंप्रूव कर सकते हैं ऑपरेशन, जैसे हमारी क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस कम हो जाएंगी। अब डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं आपने, ये 3 लिखे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। टोटल कार्बन टैक्स पेड कितना होगा फ्यूचर के अंदर, उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। कि आपने क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, क्या आपने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इन्हेंस किया है, क्या आपने सोलर में इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, क्या आप पास ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपनी जो ये एक्स्ट्रा टैक्स आपको लग रहा है। जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई वो आपने बतानी है। तो दैट्स द मटेरियलिटी यहाँ पे एक लास्ट में बताना पसंद करूंगा, इट्स डुअल कॉन्सेप्ट। ये वो नहीं है जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंपली हम रेवेन्यू बेस कर लेते हैं, या एसेट्स की बेस को पकड़ लेते हैं, या प्रॉफिटेबिलिटी को पकड़ लेते हैं, उसको हम परसेंटेजेस लगाते हैं और हम एक मटेरियलिटी निकाल लेते हैं, फिर एक फैक्टर लगाते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल लेते हैं, और फिर हम उसको उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रखते हुए
हम उसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, अपनी ऑडिट्स करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डुअल मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, एक तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये फाइनेंशियल साइड ऑफ इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट होता है आपका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपका उस एरिया के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। जैसे फैसलाबाद के अगेन एग्जांपल लेते हैं, लोगों को आइडिया होगा सारा टेक्सटाइल जब लगी थी ये झुमरा रोड के ऊपर, वो सॉरी सारा केमिकल, तो उस टाइम तो वहाँ आबादी नहीं थी, बाद में वहाँ पे आबादी बन गई है, तो अब वो कुछ टाइम के लिए अपने प्लांट को उनको बंद करना पड़ता है डे टाइम के अंदर, ताकि लोग प्रॉपरली काम, वो फिर प्रॉपरली काम कर सकें, क्योंकि वो केमिकल जहाँ बन रहा होता है वहाँ की हवा जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, जहरीली हो जाती है। तो वहाँ पे लोगों ने फिर कुछ साल पहले एहतजाज किया, तो फिर ये डिसाइड हुआ चलें जो रात को चलेगी, जब लोग अपने कमरों में चले जाएंगे, और डे के टाइम में कुछ अरसे के लिए वो बंद होती है। इससे क्या हुआ, उनकी प्रोडक्शन कम होगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज को कम करना पड़ गया। तो आपने वो भी देखना है कि मटेरियल के ऊपर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट, मटेरियल तो नहीं है, नेस्ले की एग्जांपल हमने पहले ली थी, पानी ही खत्म हो जाता है, मटेरियल इम्पैक्ट है। लोग केस करेंगे, एक मटेरियल इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, एक मटेरियल इम्पैक्ट था। तो ये मटेरियल रिस्क थे। नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी। वही है सिंपल रिपोर्टिंग एंटिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। इंडिविजुअल केसेस में तो बहुत आसान है, वही बना रही होती है एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। जब लेकिन जब ये कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर जाती है, 100 कंपनियां भी ग्रुप्स में होती हैं, इवन 500 कंपनियां ग्रुप्स में बैठी होती है, तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिपोर्टिंग भी वही एंटिटी करेगी जो कंसोलिडेशन कर रही होगी। इंडिविजुअल एंट्रीज अपनी भी कर रही होंगी, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर जो टोटल एक रिपोर्ट बन के कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर भी जाएगी। इंटायर वैल्यू चेन को आपने काउंट फॉर करना है। इसके अंदर आपके इंटरनल ऑपरेशन, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेगुलेशन, फाइनेंसेस, सब कुछ, और आपने कोई बहुत अनड्यू एफर्ट्स पुट अप नहीं करनी ये रिपोर्ट करते हुए। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, ये चौथा एलिमेंट है इसका, कि जब आपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल, इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है और बड़ा ट्रिकी सा ये पार्ट है कि टाइप्स ऑफ कनेक्शंस कैसे होने चाहिए। स्टैंडर्ड दो चीज़ों में इसको डिवाइड करता है, बिटवीन आइटम्स एंड बिटवीन डिस्क्लोजर्स। बिटवीन आइटम्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी डिबेटेड, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स, एंड एंटिटी स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके दरमियान में कोई कोरिलेशन होना चाहिए। इस सारे को मैं सिंपलीफाई इस तरीके से कर दूंगा कि रिपोर्टिंग में आप बता रहे हैं कि आपने 10 करोड़ रुपए की बिजली यूज कर ली, इलेक्ट्रिसिटी यूज की है 10 करोड़ रुपीज की, ठीक है, पिछले साल थी 9 करोड़ की, इस साल 10 करोड़ की। आप जाके वहां पे बता रहे हो, कोई आपने सोलर पैनल्स नहीं लगाए, आपने कुछ नहीं किया, आप सिंपली ग्रिड से ही इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, और उतने ही सेम यूनिट्स यानी कि ज़्यादा यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब रिपोर्टिंग में जाके कह रहे हैं कि जी हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका जो फुटप्रिंट है वो कम किया है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इंटर रिलेटेड नहीं है, ये ग्रीन वॉशिंग हो जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है नहीं जी आपने यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किए, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आया है, और आपने प्रोडक्शन भी ज़्यादा की है, लेकिन आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में जाके कह रहे हैं जी कि नहीं हमने तो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया है, तो ये इंटर रिलेशन भी क्रिएट नहीं होगा। आपकी सारी की सारी रिपोर्टिंग, ये तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, बहुत से एलिमेंट्स हैं रिपोर्टिंग के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर। 37 की जब हमें प्रोविजंस क्रिएट करनी है, वहाँ पे भी आपस में इंटरलिंक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिएट होगा। तो हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। एक ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ ए बता रही है और दूसरी चीज़ एक्स बता रही हो। आपने अगर ए बता रही है तो दूसरी चीज़ भी यही बतानी चाहिए। तो सिंपली इसका मतलब ये है। नेक्स्ट चलते हैं, दीज आर द कोर कंटेंट्स ऑफ TCFD रिकमेंडेशंस। TCFD जो मॉडल या रिकमेंडेशन है वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, गवर्नेंस है, स्ट्रेटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स हैं। ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपने एक्चुअल में डिस्क्लोजर में प्राइमरी यूजर्स को बतानी है। इनसे रिलेटेड आपने सारे डिस्क्लोजर्स बना के देने हैं। जितने भी फ्यूचर में आपके स्टैंडर्ड्स आएंगे वो इन 4 कोर कंपोनेंट्स पे ज़रूर बेस कर रहे होंगे। लाइक अगर आप S2 को देखेंगे तो उसमें भी ये 4 ही कंपोनेंट्स हैं, लेकिन S1 और S2 में क्या फ़र्क है, S1 इनको जेनेरिकली डिस्कस कर रहा है कि गवर्नेंस क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आप S2 के अंदर जाएंगे तो सिर्फ स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर,
स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मैट्रिक्स एंड टारगेट्स की बात करेगा, इसके अलावा किसी चीज़ की बात नहीं करेगा। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एक स्टैंडर्ड आ रहा है S3 के नाम से, इसी तरह एक ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर एक फ्यूचर में आ रहा है। इस तरह 2-3 प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है IFRS से रिलेटेड ही, वो फ्यूचर में जब आएंगे तो उसमें भी ये बेसिक स्ट्रक्चर जरूर फॉलो किया जाएगा। अब वन बाय वन कोर कंपोनेंट्स को देखते हैं कि कोर कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सिंपल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि वही स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चल रहा है। अगर हम एक साइड पे सस्टेनेबिलिटी को रख दें, हम सस्टेनेबिलिटी को अगर देखें कि अगर नहीं है हमारे पास, अभी भी हमारे ऊपर बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। वो क्या है, काम करता है गवर्नेंस। अभी भी हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बना के हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं कि हमने ये काम करने हैं फ्यूचर में, और ये काम करने के साथ हम ये इतना प्रॉफिट कमाएंगे। ऑलरेडी ये काम हो रहा होता है हमारे, हम ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि ये रिस्क है उसको इस तरीके से मैनेज करना है। और फिर हम एक स्पेसिफिक टारगेट्स भी सेट करते हैं कि साल के अंदर हमने लोकल मार्केट में जाना है, 5 साल में हमने ऑर्गेनाइजेशंस को नेशनल लेवल पे लेके जाना है सपोज, और विद 15-20 ईयर्स हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल के ऊपर भी लेके जाना है। तो हमने मैट्रिक्स और टारगेट्स भी सेट किए होते हैं। इवन शॉर्ट टर्म 6 महीने का भी होता है, हर महीने का भी टारगेट बना रहे होते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है जो कि हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब नया क्या है कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी गवर्नेंस, उसी स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर, उसी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड गवर्नेंस को ऐड कर देना है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्ट्रेटेजीज ऐड कर लेनी है, लेंस ऐड करना है स्ट्रेटेजी का, सस्टेनेबिलिटी का स्ट्रेटेजी। इस तरह रिस्क को जब हम काउंटर कर रहे होंगे तो हमने सस्टेनेबिलिटी वाले रिस्क को भी देखना है, अब सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क को नहीं देखना। इस तरह मैट्रिक्स और टारगेट जब डिफाइन कर रहे होंगे तो सिर्फ हमने फाइनेंशियल्स को नहीं देखना, फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड टारगेट्स को नहीं देखना, हमने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टारगेट्स को भी देखना। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारा गवर्नेंस। अब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे बताया कि ये रूल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस होते हैं बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ऊपर बैठा होता है, वो सिर्फ गाइड कर रहा होता है कि आपने इन इन प्रोसेसेस के जरिए से ये काम करना है, हमने वैल्यू क्रिएशन करनी है, हमने कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। सेम डेफिनेशन, एम क्या है, वही प्राइमरी यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग देनी है। इसके दो डिस्क्लोजर्स हैं। सबसे पहले आपने डिस्क्लोजर देना है कि गवर्नेंस बॉडी या इंडिविजुअल कौन सी है बोर्ड के अंदर जो ओवरसाइट करेगी सस्टेनेबिलिटी वाले साइड को। हम सबको पता है, बोर्ड मोस्टली को आई थिंक पता होगा, मोस्टली ये अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोस्टली लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि उसमें आप देखते हैं ऑडिट कमेटी होती है, रिस्क कमेटी होती है, आपकी रेम्यूनरेशन कमेटीज होती हैं, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपने या तो एक नई कमेटी बना देनी है, एक नई बॉडी क्रिएट कर दें सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, या जो ऑलरेडी बॉडी है उसको टास्क ये सस्टेनेबिलिटी वाला भी असाइन कर दें। अगर आपने बॉडी नहीं बनानी तो बोर्ड में से किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल बना दें कि जी आपने ओवरसाइट करनी है सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ों को। इसी तरीके से मैनेजमेंट का रोल भी होता है इन गवर्नेंस जो नीचे होती है। तो हमने बताना है कि जो मैनेजमेंट का रोल वो क्या है, ये डिस्क्लोजर में बताना है आपने, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, जो ऊपर वाली कमेटी या बंदे होंगे वो डेलीगेट कर रहे होंगे अपनी पावर के सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, आपने इसको इन चीज़ों को क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, ओवरसाइट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। और ये ऑलरेडी जो आपके एम्बेडेड कंट्रोल्स होते हैं, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, आपने ये वाले कंट्रोल्स उन्हीं के अंदर एम्बेड करने हैं। गवर्नेंस बॉडी से रिलेटेड आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताने हैं कि उनके रेफरेंस क्या हैं, जो डिस्क्लोजर आपने देने हैं। इस तरह उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या हैं उस बंदे की या कमेटी की। इस तरह किस मेथड के जरिए आप इंफॉर्मेशन ओवरसाइट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, मंथली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, फोर्टनाइटली है, कैसे आप जो गवर्नेंस के लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कैसे इंफॉर्मेशन जाती है रिलेटेड टू
सस्टेनेबिलिटी, इस तरह स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप, ओवरसीज स्ट्रेटजी, मैनेजिंग रिस्क, एवेल्युएशनिंग द ट्रांजैक्शंस कैसे कर रहे हैं आप, टारगेट सेट कैसे कर रहे हैं आप, परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे कर रहे हैं, इन सारों के बारे में आपने डिस्क्लोजर्स देने हैं। मैनेजमेंट रोल के बारे में भी आपने बताना है कि डेलीगेशन और किसको असाइन किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू स्पेसिफिक मैनेजमेंट लेवल पोजीशन, वो किस पोजीशन को की है वो बताना है आपने। और फिर आपने कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स क्या रखे हैं उसको ओवरसी करने के लिए, आपने डेलीगेट तो पावर कर दी नीचे कि आप इसके रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, अब आपने उसको ओवरसी करना है, तो वो प्रोसीजर क्या होगा उससे रिलेटेड भी आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। और दैट ऐसे एग्जांपल्स को छोड़ के नेक्स्ट वाली हम देखते हैं। ट्रैवल एजेंसी की मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी कि उसने क्या कुछ करना है, गवर्नेंस का मकसद क्या होगा उसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है एक ट्रैवल एजेंसी का। आप सबको पता है ट्रैवल एजेंसी में क्या कुछ होता है, हर बंदा ही ट्रैवल करता है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल ली थी कि आइडिया बेटर हो जाएगा। इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। अच्छा, मैंने इस एग्जांपल को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तक ही रिड्यूस रखा है, मैंने बाकी एस्पेक्ट्स को नहीं लिया। ट्रैवल एजेंसी में और बड़ा कुछ होता है जिनको आप देखना होता है, लेकिन इसको मैं जस्ट फॉर द टाइमिंग शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की पर ही फोकस किया है तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप एक कमेटी बनाएंगे और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिफाइन कर देंगे, ये हो गया आपका गवर्नेंस रखते। फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप बनाएंगे उस कमेटी की, ठीक है। outlining the commitment to sustainability goals including carbon emission reductions, a policy and procedures implement the procedures for integrating sustainability into daily operations। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दिए कि जी हमने रिड्यूस करनी है तो लोग इसको रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, नहीं। अब आपको ये एम्बेड करवानी है आपकी ओवरऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर। लोग इसकी बहुत सी अच्छी एक एग्जांपल है कि जी आप लाइटिंग के जी आपने काम यूटिलाइज करनी है या वो लाइट्स लगवानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्रैवल एजेंसी के अंदर, जो कि कम से कम बिजली यूज़ करती हो। आप ये कह सकते हैं कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आपने क्लाइंट को गाइड करना है कि आप सस्टेनेबल व्हीकल्स को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कार्बन एमिशन वाली, यानी कि ईवीज का ऑप्शन है एक साइड के ऊपर और एक साइड के ऊपर आपके पास दूसरी जो गाड़ियाँ फॉसिल फ्यूल वाली हैं वो हैं। तो अब क्लाइंट्स वो उन्हें बताना है रूटीन बेसिस के ऊपर, ट्रेन करवाना है एम्प्लॉयज़ अपने को कि जब आपके पास क्लाइंट है तो आपने कहना है कि आप ट्राई करें कि आप हमारी जो गाड़ी ईवी है वो ज़्यादा यूज़ करें। इस तरह फिर आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सेट करेंगे, क्वार्टरली रिव्यूज करेंगे, फिर आप इस सारे को ट्रांसपेरेंसी के साथ एनुअल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में पब्लिश कर देंगे कि आपने क्या अचीव किया, चैलेंजेस क्या है और प्रोग्रेस क्या है आपकी। और फिर आप फीडबैक लेंगे अपने रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर से। वही स्टेक होल्डर यहाँ पे कौन है, प्राइमरी यूजर्स आपके कौन है, सॉरी प्राइमरी यूजर स्टेक होल्डर हैं आप कहेंगे आप ठीक है, आप राजी हैं कि नहीं राजी। तो दैट्स हाउ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स विल वर्क। कि गवर्नेंस से रिलेटेड आपको कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस और स्ट्रेटेजी आपस में इकट्ठे ही चल रहे होते हैं। जब आप गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं वहाँ पे आप फिर स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। वो कमेटी जो आपने बनाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनाई है, वो स्पेसिफिक टारगेट्स डिसाइड करेगी, ठीक है। वो कहेगी ठीक है जी हमने नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर सपोज करते हैं 30% रिडक्शन करनी है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, वो अब करनी कैसे है, ठीक है। वो पूरा स्कोप डिफाइन करेगी, वो फिर उसके प्रोसीजर्स को भी डिफाइन करेगी, एक्टिविटीज को भी डिफाइन करेगी। वो कहेगी ठीक है जी जो हमारा फ्लीट है, जो हम गाड़ियां रन कर रहे हैं, हम उसमें 30% जो गाड़ियां हैं वो बायोफ्यूल वाली ले आते हैं, उसको ईवीज को लेके आते हैं, ताकि हमारा 30% जो है फुटप्रिंट कम हो जाए। इसलिए इसकी कॉस्ट है, विदाउट कॉस्ट कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी आप स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे हम कुछ भी की जा सकती है, क्योंकि ये ट्रैवल एजेंसी की एग्जांपल चल रही है तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव वही है, प्राइमरी यूजर्स को आपने अंडरस्टैंड करवाना है। अब डिस्क्लोजर आपने एक्चुअल में देने किस तरीके के है, ये आप स्लाइड्स खुद पढ़ लीजिएगा, बड़े एक्सप्लेनेटरी लिखी हुई है। अब मैं जस्ट सम अप करूंगा चीज़ों को। डिस्क्लोजर अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एट स्ट्रेटेजी लेवल। अगर आप पीछे देखें गवर्नेंस में हमने रिस्क को नहीं डिफाइन किया, हमने कहीं पे बात नहीं की कि रिस्क हैं कौन से, हमने सिर्फ
ओवरसाइट की बात की कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क है और हमने उसको ओवरसाइट करना है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी में आके हम स्पेसिफिकली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, उसका हमने डिस्क्लोजर देना है। सेकंड में वो किसको डिस्क्लोज करना है? डिस्क्लोजर अबाउट द इफेक्ट्स, डिस्क्लोजर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटी जो ऊपर डिफाइन किए थे, बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन। बिजनेस मॉडल वही इनपुट से आउटपुट बनाने वाला, और वैल्यू चेन थ्रू आउट लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्क्लोजर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। अब हमने डिसाइड तो कर लिए कि ये रिस्क्स एंड ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी? अब जैसे शेल की एक एग्जांपल बहुत मेजर किस्म के 1985 में बैठ के उन्होंने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में शेल के फ्यूचर में जाके रिन्यू ये जो है फोसल फ्यूल्स ने ख़त्म हो जाना है, तो हमने रिन्यूएबल्स के अंदर जाना है। तो वो तब से इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने तब बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी 1985 में, लाइक 40 इयर्स बैक। 40 इयर्स लॉन्ग उन्होंने सोचा था कि 40 इयर्स के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें रिन्यूएबल्स पे जाना है। और उस तरीके से उन्होंने 1985 से रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी। इस तरह डिस्क्लोजर अबाउट करंट एंड एंटिसिपेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, करंट फैक्ट्स क्या हैं और एंटिसिपेटेड लॉन्गर रन में क्या इफेक्ट्स आएंगे। इसमें ऑब्वियसली बात है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों ही देना होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी हुई है इसमें ने कि नोट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्मल सारे सिनेरियोज के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है, लेकिन कब आप ये नहीं देंगे? दो सिनेरियोज हैं सिर्फ। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज नॉट मटेरियल फॉर यूजर्स। हमने पीछे भी बात की, हमने सिर्फ देनी ही वो इन्फॉर्मेशन है जो मटेरियल है, तो जब मटेरियल नहीं है तो हम दे नहीं रहे। सेकंड एक्सक्लूजन कब दे दी कि हम अगर देना चाहते हैं, रिस्क भी हमारा बहुत मटेरियल किस्म का है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें बहुत कॉस्ट लगानी पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट अप करने पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को छोड़ दो। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्लोजर अबाउट द रेजिलियंस ऑफ द एंटी स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस मॉडल। जैसे मैंने अभी शेल की एक एग्जांपल ली थी, 1985 में बैठ के उन्होंने डिसाइड किया था, तो वो बहुत रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। अब अगर उनके ऊपर बैन लग भी जाता है, ऑयल एंड गैस के ऊपर 50% कट ऑफ लग जाता है, सपोज के 50% ये और 50% वो, जैसे दुनिया के जूम करके बैठी हुई 2050 के अंदर हमने सारी की सारी व्हीकल्स को और सारी पावर जनरेशन को कन्वर्ट कर देना है उसके ऊपर क्या नाम है, रिन्यूएबल्स के ऊपर। तो अब शेल ऑलरेडी इन प्रोसीजर्स है, शेल की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी क्योंकि वो रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। जितना लेट आप एक्ट करेंगे आप उतनी रेजिलियंस कम दिखाएंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर ऑयल गैस में देखते हैं जिसने कोई स्टेप्स नहीं लिए होंगे फ्यूचर में, और आज उसको ये पता लगे अचानक से कि 10 सालों में या 15 सालों में फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो जाना है, और आ, कम दुनिया जो है रेगुलेटर्स जो है उस पर बैन लगा रहे हैं, तो उसके लिए तो सर्वाइवल का रिस्क आ जाएगा, तो वो तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा लॉन्गर रन के अंदर। तो आप इन्वेस्ट किस में करेंगे एज ए इन्वेस्टर? ऑब्वियसली बात है आप शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। जो एबीसी कंपनी होगी जो 10 सालों में बंद होने वाली है, अब कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो उसने 10 सालों में बंद होना है शायद 5 सालों में हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो आपने अपनी एंटिटीज, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रेजिलियंट बनाना है, प्रोएक्टिव बनाना है। इस तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे पहले भी आपको बताया था। इजीली अवेलेबल जोन से वो आपने बतानी है। अदर एस्पेक्ट क्या है? रिक्वायर्ड एंड डिस्क्लोज एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको लगता है कि मटेरियल है और यूजर्स के लिए फायदा मंद है, इन डिस्क्लोजर्स के अलावा स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ये तो आपने डिस्क्लोजर्स देने ही देने हैं, मस्ट हैव है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि यार नहीं, ये 6 चीज़ों के अलावा भी मुझे कुछ बताना है अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, तो आपने ज़रूर बताना है ताकि प्राइमरी यूजर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सके। हाँ, ये कभी नहीं होगा कि आपने 6 सारी पिछले वाली ये 6 की 6 पूरी कर दी, 2 ये और 2 ये, और 7वीं आपने नहीं की, और इन्वेस्टर ने डिसीजन ले लिया, तो आपने इन्फॉर्मेशन मिस स्टेटेड ही शो की है। इसको भी याद रखिए। 6 को 6 फॉलो करने के बाद भी अगर पर्पस पूरा नहीं हो रहा सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग का स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आपने स्ट्रेटजी से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफाइन किया, रिड्यूस कार्बन एमिशंस। अब
गवर्नेंस के अंदर था कि हमने रिड्यूस करना है, स्ट्रेटजी के अंदर आए तो हमने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कितना करना है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर ले गए हैं कि 30% हमने कम करना है। ठीक है, अब उसकी स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि हमें इसको 30% को कम कैसे करना है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बस 30% कम कह दिया, आप टॉप लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने स्ट्रेटजी बना दी, नीचे एम्प्लॉयज़ को जब बताएंगे नहीं, तरीके नहीं बताएंगे, तो एम्प्लॉयज़ कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे टारगेट। तो आपने प्रॉपर उसकी स्ट्रेटजी, उसके प्रोसीजर्स बना के देने हैं। उसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस यूज एनर्जी, कस्टमर ट्रैवल, alternative transportation like use of low emission vehicles, encourage clients to choose eco-friendly travel options जैसे मैं पीछे बता रहा था आपको। एनर्जी सेविंग मेजर्स इन ऑफिस, कि आप इंस्टॉल एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग करें। इसी तरीके से इन्वेस्ट इन कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम्स, ये होते हैं कि आप कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि 100% खत्म नहीं कर सकते, तो आप फॉरेस्टेशन में चले जाते हैं। आप कहते हैं ठीक है हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है तो हमने इतनी फॉरेस्ट लगा के बचाई भी है। सर्टिफिकेशंस के अंदर जा सकते हैं आप। एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर्स को बताएं कि सर आप जब ट्रैवल करने लगे तो इको फ्रेंडली ऑप्शंस को अडॉप्ट करें। इसी तरह क्लाइंट्स को भी आपने बताना है कि सर अ, हमारी ये सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स हैं, आप हमारा साथ दें ताकि हम अपने प्लानट को बचा सकें, अपने पीपल का वेलबींग इन्हेंस कर सकें। तो इससे आपको एक गुडविल भी आएगी, जब क्लाइंट्स को आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आपका एक ब्रांड इमेज भी बेटर आएगा। इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। वही सिंपल एक मेथड है रिस्क मैनेजमेंट का। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको असेस करना होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है और मॉनिटर करना होता है। रिस्क के ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है, वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में भी हमने रिस्क को ही डिस्कस किया था। यही सेम प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको असेस करना है, फिर उसको प्रायोरिटाइज करना है, फिर उसको मॉनिटर करना है। और फिर आपने देखना है कि ये सारा प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट का इंटीग्रेटेड है कि नहीं आपके ओवरऑल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर। ये सेम लाइक है कि जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क को हम कवर कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं, उसके अंदर इनको एम्बेड करना है हमने। ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या इसका मुराद, इससे मतलब है कि रिस्क कितना है जो कंपनी बेयर कर सकती है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, यानी रिस्क एपेटाइट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है उसको असेस करना है हमने। वही है risk management process for identifying sustainability related risks, risk management process for identifying sustainability related opportunities, and integrating disclosures about risk management process। ये तीन चीजें, तीन काम इसके अंदर आपने करने होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। आपने पहले रिस्क फाइंड करनी है, आपने फिर अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, फिर उसका आपने रिपोर्टिंग के अंदर इंटीग्रेट कर देना है। अगेन वो एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी वाले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। मैंने रिस्क रिलेटेड टू कार्बन एमिशंस टू सपोर्ट सस्टेनेबल ट्रैवल ऑपरेशंस। ठीक है आपने रिस्क को मैनेज करना है कार्बन एमिशंस कम करते हुए। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या हो सकता है, आपने नॉन कंप्लायंस कर दिए रेगुलेशंस के साथ, आपने क्लाइंट्स की डिमांड्स, जो इन्वेस्टर्स की डिमांड्स उसमें था कि आपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, आपको कहा गया कि अगर आपने करना है, रिस्क को रिड्यूस करना है, जैसे हमने पहले बात की कि न्यू फ्लीट ऐड कर देंगे, तो क्या न्यू फ्लीट ऐड करने से हमारी कॉस्ट आउटवेट तो नहीं कर जाएगी कि हमें जब फाइनेंसिंग लेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा ना आ जाए कि हम कार्बन रिड्यूस करते करते हम प्रॉफिटेबिलिटी को ही खा पी जाएँ, लीवरेज हमारी गियरिंग ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसको असेसमेंट करना है कि नॉन कंप्लायंस अगर हम करते हैं तो उसका लाइक्लीहुड कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना आएगा हमारे ऊपर। इसी तरीके से लॉस ऑफ क्लाइंट्स तो नहीं होंगे अगर हम कार्बन फुटप्रिंट नहीं करते रिड्यूस। कि आजकल शुरू में हमने बात की थी, ये जो कंज्यूमर है उनकी तरफ से बहुत प्रेशर एक आ रहा है कि हम जब प्रोडक्ट कोई लेने जाएं, इस तरह की सर्विस लेने जाएं, तो वो सस्टेनेबल वे में डिलीवर हो। तो हो सकता है कि हम क्लाइंट लूज कर दें, हो सकता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि हमारे ओरिजिनल ऑपरेशंस को ही हिट कर दें। तो किसी भी तरह की असेसमेंट हो सकती है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप रेगुलरली लॉस के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए होंगे, ट्रेनिंग कराएंगे स्टाफ की, थर्ड पार्टी ऑडिट्स करवा सकते हैं कि हम प्रॉपर्ली कंप्लाइंट हैं कि नहीं हैं। आप लो कार्बन ऑप्शंस बताएंगे क्लाइंट्स को कि हमारे पास हैं, तो आपके गुडविल बढ़ेगी और क्लाइंट इन्हेंस होंगे आपके, उनसे फीडबैक भी आप लोगे।
कार्बन रिडक्शन आप न्यू फ्लीट ऐड नहीं कर सकते, तो हो सकता है करंट और जो आपकी बसेस का फ्लीट है या आप फॉरेन ट्रैवल्स करवाते हैं तो एयरप्लेन्स के अंदर, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन से बता दूं, माइंड में आ गई है कि अब कुछ बायोफ्यूल्स आ गए हैं फॉर एयरप्लेन्स। तो कुछ जो एयर लाइंस हैं वो बायोफ्यूल्स भी यूज़ कर रही हैं, तो वो बताती भी हैं कि हमने बायोफ्यूल इतने परसेंट अपने टोटल फ्यूल कंजम्पशन में यूज़ किया है, कोई 10% कोई 15% बायोफ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम न्यू फ्लीट नहीं ले सकते तो करंट इंजन्स की कोई ऐसी ओवरहॉलिंग क्या करवा सकते हैं, या कोई ऐसा सलेंसर के अंदर जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वहाँ पे कोई इक्विपमेंट लगा लें जो कैप्चर करना शुरू कर दे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इस तरह से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट। कुछ भी हो सकता है, फिर आपने मॉनिटरिंग करनी है, फिर इसकी रिपोर्टिंग कर देनी है, फिर कंटीजेंसी प्लानिंग आपने उसके लिए रखनी ही रखनी है, फ्यूचर में प्लान्स को आपने अपडेट करते रहना है। तो एक एग्जांपल थी आपके रिस्क मैनेजमेंट की। नेक्स्ट चलते हैं, आपके मैट्रिक्स आपके होने चाहिए और टारगेट्स होने चाहिए। अभी अगर हम पीछे देखें तो हमने कहा था कि 30% रिड्यूस करना है हमने नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। तो अब ये 30% का कैसे करना है, तो उसके लिए मैट्रिक्स एंड टारगेट्स बनाने हमारे लिए बड़े जरूरी हैं, 6 माह 1 साल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम टारगेट्स एंड मैट्रिक्स बना देते हैं कि हमने उसको करना कैसे है। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, कंसिस्टेंट क्लैरिटी होनी चाहिए टारगेट्स के अंदर। पर आपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मैट्रिक कौन सा यूज़ किया, टारगेट डिटेल्स कौन सी है, पीरियड कौन सा है, बेस पीरियड कौन सा है। बेस पीरियड वो होगा जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इसको काउंट फॉर किया था। लाइक बेस पीरियड से मुराद है जिस दिन फर्स्ट टाइम बैठ के आपने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स का एनालिसिस किया कि जी हमारा 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड मिशन है, तो हमेशा बेस पीरियड वही रहेगा। अब जितना रिड्यूस करते जाएंगे उसके गेंस्ट आपने कंपेयर करते जाना है। माइलस्टोन डिसाइड करेंगे इन टर्म छोटे छोटे से, परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करेंगे, आप रिवीजन अगर रिक्वायर्ड हुई तो आप रिवीजन भी करेंगे, और रिवीजन की आपने रीजंस भी बतानी है कि आपने रिवाइज क्यों किया टारगेट्स को। ये एक एग्जांपल है मैट्रिक्स की एंड टारगेट्स की। मैट्रिक क्या था, मेजर द, ये वो इस पीछे वाली ही चल रही है। Example, measure the average amount of carbon dioxide emitted per travel trip booked through the agency. Track percentage of clients choose carbon offset programs, total amount of carbon emissions, और इसके अगेंस्ट टारगेट क्या था। फर्स्ट वाले की तरफ देख लेते हैं, measure the average amount of carbon dioxide emitted per travel trip booked through agency. Set a target to reduce carbon emissions per trip by 30% over the next 3 years. ठीक है। उसके अलावा हमने एम किया 30% 2 ईयर्स में हमने ऑफसेट वाले प्रोग्राम में लेस करना है। फिर हमने एक टारगेट सेट किया कि रिडक्शन टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 10% नेक्स्ट 5 ईयर फ्रॉम एजेंसी ऑपरेशंस। एक सेट किया हमने एनर्जी कंजम्पशन को ऑफिस में कम यूज़ करना है, जैसे कि एसी हम अच्छे वाले यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द टारगेट्स। मैट्रिक्स एंड टारगेट्स में ये फ़र्क है थोड़ा सा। डिटेल में अगर पढ़ना हुआ तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ईजी सी हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा आई थिंक रन आउट हो गया हूँ मैं, तो थोड़ा सा जनरल रिक्वायरमेंट्स को मैं रैप अप करूँगा। सोर्सेज ऑफ गाइडेंस, पीछे हमने देखा था सोर्सेज ऑफ गाइडेंस हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। इस पर स्पीडीली आते हैं, लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। इसको मैं स्पीडीली रैप अप करूँगा। अब ये डिटेल में लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर, आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने एसएसबी स्टैंडर्ड, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या हमारे पास S1 में नेक्स्ट पे चलते हैं इधर, सॉरी, यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि ISSB का स्टैंडर्ड अवेलेबल है कोई कि नहीं है। अभी आपको पता है S2 क्लाइमेट रिलेटेड स्टैंडर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमने ISSB का स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करने जाते हैं या सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर करना चाह रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड स्टेप के अंदर हम जाएंगे अपनी जजमेंट के ऊपर, S1 के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो क्या हम कुछ मैट्रिक्स खुद से बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हम जजमेंट लगाएंगे और जजमेंट के बाद SASB के जो 77 स्टैंडर्ड मैंने ऊपर रेफर किए थे, सबसे पहले हम उसके अंदर जाएंगे। अगर SASB के अंदर हमें वो स्टैंडर्ड मिल जाता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, गाइडेंस बोर्ड मिल जाती है, तो फिर हम SASB का स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, दैट्स ऑल। अगर सपोज करते हैं कोई ऐसी इंडस्ट्री जो SASB ने अभी तक कवर नहीं की, 77 स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर नहीं है,
तो फिर हम अदर जो GRI है या VCF है, ये जो मॉडल्स है हमारे पास, फिर हम इनको भी गाइडेंस के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इवन अगर इंडस्ट्री के अंदर हमारी उस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने कोई रिपोर्टिंग की है तो हम उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक जा रहा है, फ्लो चार्ट उसका एक बनाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं लोकेशन। ओब्वियसली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बनेगी, फ्लेक्सिबिलिटी के लोकेशन की, स्टैंड अलोन भी बन सकती है और कंबाइन करके भी बन सकती है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्पेसिफिक, इजीली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। अगर तो इन्फॉर्मेशन को आपके ऑलरेडी पड़ी हुई है स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर, तो आपको दोबारा से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्रॉस रेफर कर दोगे, तो अवॉइड द डुप्लीकेशन। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी एक्यूरेसी की गवर्नेंस बॉडी के ऊपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी गवर्नेंस बॉडी के ऊपर होती है और इसकी भी गवर्नेंस बॉडी के ऊपर है। इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंसिंग आपके जुरिस्डिक्शनल लॉ के ऊपर भी डिपेंड करी होगी। कुछ तो जुरिस्डिक्शन आपको अलाउ कर देंगे क्रॉस रेफरेंसिंग कर देंगे, कुछ अगर नहीं अलाउ करती तो फिर आपने सेपरेटली उसको डिफाइन करना है दोनों बोथ रिपोर्ट्स के अंदर। साइमल्टेनियस रिपोर्टिंग, आप टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग में साइमल्टेनियस रिपोर्टिंग करनी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं आपकी, रिपोर्टिंग पीरियड वही 12 मंथ्स का है। और अगर उसमें कोई चेंज आया है तो आपने वो एक्सप्लेन करना है कि रिपोर्टिंग पीरियड में चेंज किया है। जब आपको पता है चेंज कर रहे होते हैं तो दरम्यान में इंटरम पीरियड आता है, फिर इंटरम पीरियड के लिए भी आपने रिपोर्टिंग करनी है। इस तरह इंटरम रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्टेड होती हैं वो क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली रिपोर्टिंग्स भी कर रही होती हैं। स्टैंडर्ड मैंडेट नहीं करता कि आप क्वार्टरली और सेमी एनुअली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ आप सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट दें। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है कोई, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड की तरफ से कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है ये वाली। अगर करना चाहें तो इंटरम के साथ अगर करना चाहें तो जैसे इंटरम रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी शॉर्ट होती हैं, सेम हमारी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट भी शॉर्ट हो सकती है। नेक्स्ट करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कंपेरेबल होनी चाहिए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पिछले साल आपके डिस्क्लोजर से अगले साल भी वही सारे होने चाहिए, और अगले साल आपने कुछ बढ़ाए हैं डिस्क्लोजर्स तो पिछले साल के भी फिर आपने उतने ही करने हैं। इस तरह अगर रिपोर्टिंग एंटिटी में चेंज आया है, कोई सब्सिडरी चली गई है, कोई सब्सिडरी इन हो गई है, आउट हो गई है, तो उसका इफेक्ट भी आपने लेना है। सेम लाइक कंसोलिडेशन है ये भी, जितने टाइम के लिए सब्सिडरी हमारा पार्ट रही है, हम उतनी देर के लिए टाइम के लिए सस्टेनेबिलिटी के जो इफेक्ट्स अपनी रिपोर्ट में लेंगे, जब वो सब्सिडरी नहीं रहे उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरह गाइडेंस एप्लीकेशन है, तो जो डाटा और एजम्पशंस होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, जब आपने सारी की सारी रिक्वायरमेंट S1 और S2 की कंप्लाई करनी है, तब आप ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस दे सकते हैं। अगर आपने ईच एंड एवरी, पीछे जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, दिस अगर मैं पीछे आऊँ थोड़ा सा, दीज आर कंसेप्चुअल फाउंडेशंस को भी आपने फॉलो किया, कोर कंटेंट्स को भी देखा, जनरल रिक्वायरमेंट्स को भी देखा, जजमेंट्स एंड टेंडेंसीज को भी आपने फॉलो किया। जब तक आप ये चारों कंपोनेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसमें से एक भी चीज अगर आपने स्किप कर दिया तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं दे सकते। एक्सेप्ट एक उन्होंने आपको क्या नाम है एक्सेप्शन दिया है इसके अंदर, और इस तरह से क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड। एंटिटीज कैन ओनली स्टेट कंप्लायंस एज पर स्टैंडर्ड इफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुली मेट। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं दे सकते। Exceptions are made to disclosures are prohibited by law or a commercially sensitive information। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि commercially sensitive information है तो उसका disclosure हम नहीं देंगे, लेकिन उसकी reason explain करेंगे, additional disclosure देंगे। इस तरीके से अगर prohibited by law है कोई information देना, तो ये दो exception है, इसके अलावा कोई exception नहीं है। अगर आपने एक भी component miss किया, ये statement of compliance आप नहीं दे सकते। ये वो ही है financial statements की तरह। नेक्स्ट है जजमेंट एंड रिवाइज कंपैरेटिव एंड एरर्स। आपको पता है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर कम्प्लीटली, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी यूजर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनको उनकी डिमांड्स हमने उनको देखना होता है। इसमें जजमेंट्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है अनसर्टेनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, वो भी हमने डिस्क्लोज करनी है। अगर रिवाइज हुए हैं कंपैरेटिव तो हमने उसकी रीजंस बतानी है क्यों हुए हैं, और अगर एरर्स हैं तो हमने एरर्स को ठीक भी करना है। IS 8 और इधर एरर्स में ये फ़र्क है, IS 8 के अंदर हम चेंजेस नहीं कर रहे होते,
और यहाँ पे हमें रीस्टेटमेंट रिक्वायर होगी, हम इसको एरर्स को रीस्टेट करेंगे। साइमल्टेनियस रिपोर्टिंग है, जिस डेट के ऊपर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उसी डेट के ऊपर ये रिपोर्ट बनानी है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है। और IFRS 1 है, अभी हमने बात की कि इट्स नॉट अबाउट क्लाइमेट, इट्स अबाउट पॉल्यूशन, इट्स अबाउट हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड भी ये इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है। लेकिन S1 ने हमें खुद ही अलाउ कर दिया है कि फॉर द टाइम क्लाइमेट फर्स्ट आप इंफॉर्मेशन दें, बाकी इंफॉर्मेशन को आप होल्ड भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से आप उनको कह लें कि डिस्क्लोजर्स उनके दे सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक मैं टाइम पे रैप अप कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो टेक होस्ट हैं ताकि आप स्पॉटलाइट करें मुझे। जी अली वास्ता साहब, आपने स्पॉटलाइट कर दिया है? सर कभी कैमरा ऑन नहीं हुआ। कि मेरा कैमरा ऑन है? मेरा भी कैमरा ऑन है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब फॉर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। और माशाल्लाह आपकी इस प्रेजेंटेशन से आपकी तैयारी और आपकी एफर्ट नज़र आई है हमें आज। और बहुत ही एक अछूता और नया टॉपिक है हम सब के लिए, हम सब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए और अदर कम्युनिटी के है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं दावत देना चाहूँगा हमारे एक बहुत ही अच्छे और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अदनान खोखर साहब, फॉर हिज फीडबैक। और वो हमारे इंशाल्लाह ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज आल्सो कंसल्टेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अब्दुलरहमान, सब ठीक, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह तो का। तो टुडे इट इज अ सरप्राइज अदनान साहब की प्रेजेंस सबके लिए। तो अदनान साहब आप मुझे सबसे सर ने पहले कहा था 5:30 बजे इसको रैप अप करना है, तो आई ट्राइड कि मैं 5:30 तक इसको रैप जी अप कर दूं। बहुत शुक्रिया। बहरहाल अगर आपको 1 घंटा और दे दे तो आप शायद और 1 घंटा बोल सकते हैं। जी इंशाल्लाह आप क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अदनान साहब कुछ अपना फीडबैक दें आज के टॉपिक के बारे में, हमारे स्पीकर की प्रेजेंटेशन के बारे में, और फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। Thank you very much, Salman, Ahmed Salman, Abdurrahman. You have did with a wonderful presentation. Actually, this is a new concept as you presented in your presentation. इसको basically इसकी understanding जो है that is the main important. The concept is the sustainability is not only कि यार हम कितने scenarios के अंदर जो है sustainable हो गए. Is sustainable related to your business, is related to the environment. और environment आपका क्या impact करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, उसके अंदर हमारा बिजनेस जो है वो कितना सस्टेनेबल है। एज फार एज कंसर्न योर प्रेजेंटेशन, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एक्सप्लेनिंग द स्टेक होल्डर्स जो है कि जो स्टेक होल्डर है, जैसे हमने कंसेप्ट किया कि जो अब बॉर्डर्स ज्योग्राफिकल लाइंस रह गए सिर्फ मैप के ऊपर जो है। Now you are interacting with the business, you are doing business, you are conducting a lot of transactions, cross border transaction हो रही है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है डेट इज कि जी हमारे पास कितनी उसके ऊपर सस्टेनेबल जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। एज यू सेड इन योर प्रेजेंटेशन के जो आगे जो फ्यूचर है, जो इन्वेस्टर का स्टेक होल्डर प्राइमरी यूजर है डेट इज एन इन्वेस्टर, उसका जो आगे जो फ्यूचर का डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग ऑन अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे उसके ऊपर। आपने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात की, ठीक है, हम कंपेरेबल इंफॉर्मेशन की बात की, कनेक्टिव इंफॉर्मेशन की बात की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंफॉर्मेशन आपने बोला कि हम उनको कहीं पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक पोजीशन। आप उसको डायरेक्टर्स बोर्ड में दे सकते हैं, सेपरेटली उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं आप जो है, या आप यू कैन मेक ए पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उसकी कंपेरेबिलिटी और उसकी कनेक्टिविटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपने जो हम हमारे हैं अब्दुलरहमान, आपने बड़ा अच्छा उसके अंदर जो कंसेप्ट है वैल्यू चेन,
That is very important. We need to understand this is the concept that is derived from the conception to delivery. कि आप जो है एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे उसके एंड पे आउटपुट होगा, उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी। अब उसके दरमियान में हमें ये चीज़ देखना है कि कौन कौन से एरियाज जो वहाँ पे इफेक्ट करेंगे। वहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स इफेक्ट करेगा जो उसको बना रहा होगा, आपकी सप्लाई चेन उसको मैटर करेगी, आपकी मार्केटिंग उसको इफेक्ट करेगी, और आपका जो डिलीवरी सिस्टम है दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर वैल्यू चेन। ठीक है, अभी आपकी वैल्यू चेन है कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ होगी। दिस इज वेरी वेल यू हैव आइडेंटिफाइड दिस थिंग। एक जो चीज़ थी जो हमारा इसके अंदर आपने बोला कि कंपेरेबिलिटी है, रीअसेसमेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जो भी डिसीजन लेने जा रहे होंगे उसके 3 सिनेरियो आपने बताए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है। ठीक, अब ये 3 सिनेरियो होंगे, हमें उसको हर साल उसकी रीअसेसमेंट करनी है। मीन हमने देखा कि अभी हमने देखें जो S1 है डेट से रिलेटेड टिपिकली एंड जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है S1 का, डेट इज फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, क्राइम में रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कर रहा है। अब उसके अंदर हमारा सस्टेनेबल हमारा कैसे होगा कि जी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए चैलेंज क्या होगा। द फर्स्ट वन इज कैश फ्लो, second is availability of finances, third the most important thing the cost of capital। अब अभी हम पाकिस्तान की सिनेरियो की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो रेट था, पॉलिसी रेट रोज अबाउट टू 25%। बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि 25% तक कोई भी प्रोजेक्ट आपका वाइबल नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ वी जस्ट लुक इनटू आवर इंडस्ट्री के अंदर हम उसमें देखें कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतने मसल्स हैं, दे आर सो रिजिलियंट कि इसके बावजूद वो सस्टेन कर रहे हैं। यू देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज हैं वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंडस्ट्री है उसने सस्टेन किया है, दे आर रिजिलियंट है। फिर आपने बात की सिनेरियो एनालिसिस के ऊपर। सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली इज नॉट बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स। सिनेरियो एनालिसिस ऐसे होंगे कि जो पास्ट इवेंट्स जो नेचर दैट कैन बी हैपन। अब किसी को लाइक 2022 के अंदर हमारा फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार पाकिस्तान की इतना डेविस्टेटिंग किस्म का फ्लड आएगा। इट वाज पॉपअप हो रहा था, हाईलाइट हो रहा था कि आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं, आपका जो है वाटर जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नोबडी बॉदर। हमने कहा सोए हुए एज यू नो, यदि हम उसमें देख रहे होते हैं वहाँ पे जो है सिनेरियो एनालिसिस हम देखेंगे इन फ्यूचर जाके हमारे क्या होगा। फिर आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की, डेफिनेटली जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, अभी हम देखें, मैं आई वाज वर्किंग इन पावर सेक्टर के अंदर बात कर रहा था, बाय 2028 पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेजर जो आपके पावर प्लांट्स हैं उनके जो एसेट्स हैं, ठीक है जी, उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, दे आर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। अब वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात आना शुरू होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है सस्टेनेबिलिटी का, डेट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंसिस। अब वहाँ पे फाइनेंसिंग आएगी क्योंकि कैपेक्स अभी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि अबाउट 300 ट्रिलियन के जो $3 ट्रिलियन जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट द करंट सिनेरियो। अभी की जो एस्टिमेशन है दैट इज $300 ट्रिलियन है। ह्यूज अमाउंट। और वहां पे आप देखें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी, बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, दे विल इन्वेस्ट, वहां पे रेवेन्यू भी जनरेशन आएगी, उसमें डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज आएगी। जहाँ ये जो S1 है वो कहते हैं रिसेंट अपॉर्चुनिटी, जो आपने 4 कंटेंट्स बनाए, गवर्नेंस का, स्ट्रेटजी का, ठीक है, रिसेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स है, वो सारे आप देखें उससे सारे कनेक्टेड है। आपने जो बात की अभी रिपोर्टिंग के अंदर भी रिपोर्ट करना कनेक्टेड का सिनेरियोज, उसके अंदर हमें मटीरियल इंफॉर्मेशन बतानी है कि मेरे बिजनेस को नेक्स्ट 3, 5 या 10 ईयर्स के अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो इफेक्ट कर सकती है। अदर थिंग द बाउंड्रीज की बात की है आपने, बाउंड्रीज अब हम लोग एक सिनेरियो करना जा रहे हैं, हमने रिपोर्टिंग करनी, आर आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल सोसाइटी? नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन इंडस्ट्री, माई ओन बाउंड्रीज।
जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। अब मेरी बाउंड्रीज के अंदर मेरी सब्सिडीज भी हो सकती हैं, एसोसिएट्स भी हो सकती हैं। अब मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही उसको रिपोर्ट करना है, जो मुझसे वो रिलेट करेंगे। बियॉन्ड बाउंड्रीज मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, हर आदमी उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा होगा। थर्ड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक का जो है कि जो डेटा, जो आपने अभी बात की रीजनेबल इंफॉर्मेशन की बात की, ये नहीं कि हम पूरा एक सिनेरियो उठा के जी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डाल दें। ठीक है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें, जब इंफॉर्मेशन हम उससे कलेक्ट करते हैं, सरप्राइजिंगली लोग बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन दे डोंट नो कि हाउ टू रिपोर्ट इट। कि जो डेटा है उसको असेंबल करना, उसको राइट फॉर्म में आपने जो बात की रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, अब वो सारी ये चीजें हम उस पर कर चुके हैं। अभी पाकिस्तान में अभी आपने बात की कि S1 S2 की जो एप्लीकेबिलिटी है कि ये हमें करना पड़ेगा। अभी हम लास्ट वीक में फैसलाबाद में थे इवेंट के ऊपर, वहाँ पे आपने इंटर जो लूप है उनके जो चेयरमैन उनकी बात सुनी की, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस सस्टेनेबिलिटी जो सर्विसेज है फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। आप नशे की बात कर लें, नशे नशे आज कहते जी मैंने 20 साल से पहले कह दिया, और ये सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट है इज नॉट न्यू, इमर्ज अब हुआ है, लेकिन इट्स नॉट न्यू कंसेप्ट। ये अगर 90s अर्ली 90s पे चले जाए, 70s के अंदर सबसे पहले इसकी बात हुई, 50s के अंदर इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई थी। बात शुरू हुई कि प्री इंडस्ट्रियल, हम जो आपने बात की थी ये टेम्परेचर की, कि प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर है अब वहां से हमारा कितना राइज हुआ है, थ्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो आपका प्री इंडस्ट्री का और आज का देखिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर का राइज है अभी, और ये हाल हो गया। अभी रिपीटली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि सर ये अब फ्लड आ गया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद वी कैन एक्सपेक्ट या दोबारा ये फ्लड आएगा, लेकिन आपके पास तो नेक्स्ट ईयर में ही आ गया। So we need to be very careful. We need to identify. We need to be very vigilant. Proactively इसमें करना पड़ेगा। Being an accountant, हमारा जो है इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, और नंबर्स ही रिपोर्ट हो रहे होंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हम उसको ज़्यादा थ्योरेटिकल उसको एक्सप्लेन करते हैं, नरेटिव फॉर्म में उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट इज द फ्यूचर is not an optional, is going to be mandatory। अब आपने mandatory ही आपकी रिपोर्टिंग होगी इसके ऊपर। ठीक है, Thank it you. was otherwise Thank you, Amazon, Usman sir. thank you। जी थैंक यू अली साहब, प्लीज काइंडली स्पॉटलाइट कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, और क्वेश्चंस माशाल्लाह हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बड़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है जी मोहसिन खान साहब का, आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है। इज इट मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनीज और ऑप्शनल टू रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी? इफ मैंडेटरी, हाउ मैट्रिसेस आर अंडरस्टूड एंड क्वांटिफाइड? जी अब्दुल रहमान साहब, और मैंडेटरी अभी इज इट मैंडेटरी फॉर अभी पब्लिक बताया कंपनी? खान साहब ने कि अभी जी प्लीज। रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो हो गया है कंपलसरी। जी नहीं, वो उनके मेरा अंदर ख्याल एक है जो आप बात कर रहे हैं जून में जो एक अमेंडमेंट आई है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, amendment आई या ये अब उसमें तो रेगुलेशन। एग्जैक्टली S1 और S2 को तो नहीं मेंशन किया, जो S1 और S2 को अप्लाई करें, बट उन्होंने जो उसकी लैंग्वेज लिखी है, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी है जस्ट लाइक S1 एंड S2, तो उससे जी, assumption यही है कि S1 S2 उन्होंने अप्लाई करवा दिए, जस्ट स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किए। तो इज इट मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली, नॉट अदर पब्लिक? जी प्लीज। मैं इसमें आपको अपडेट करता हूँ। SCCP ने SRO इशू किया 410 इन मार्च 410 SCP का SRO, जिसके अंदर उन्होंने इसको बोला है कि जो कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्टिंग इसके ऊपर करेंगी, और S1 की जो एप्लीकेबिलिटी है डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan 2025। ठीक है, 2025 से जो एप्लीकेबल होगा पाकिस्तान के अंदर, डेफिनेटली भी उसमें चल रहा है कि हमारा अभी इसको कब से हमने एप्लीकेबल करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर जो लिस्टेड एंटिटीज है, जो बात हो रही है लिस्टेड एंटिटीज के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी कुछ रेगुलेशंस थी, उन्होंने भी ऑलरेडी आपसे इंफॉर्मेशन डिमांड की हुई थी। ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आपने कुछ इंफॉर्मेशन जो SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स है, उसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी रिपोर्टिंग कर रही है। ठीक है, वो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने भी इसके ऊपर किया हुआ। आई होप आई डन आंसर द क्वेश्चन थैंक यू, प्रीवियसली। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साकिब असलम साहब का, हाउ कैन ए स्मॉल बिजनेस स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? ये मेरा ख्याल बात देखो सही है, चलें और इसको दोबारा रैप अप कर लें। स्मॉल बिजनेस कैसे अच्छा, मैंने आपको बताया कि देखें जी, ICAP ने भी, और जैसे जो कि पाकिस्तान के अंदर SACP और ICAP,
they have taken this stance के जी हम इसको जो है एप्लीकेबल करवाएंगे, क्यों ICAP भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ICAP की एक रिकमेंडेशंस गई थी SCCP के अंदर कि हमने किस तरह इसको एप्लीकेबल करना है। फर्स्ट है कि जी आपकी लिस्टेड कंपनी है, फिर उसके बाद जी 25 बिलियन तक जिनका टर्नओवर होगा, उसके बाद 15 बिलियन का जो टर्नओवर होगा, उसके बाद जो है जी आपकी जो लार्ज साइज एंटिटीज होगी, उसको लार्ज एंटिटीज हम बोलते हैं कि मोर देन 800 मिलियन का जिनका रेवेन्यू होगा या 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, वो इसके ऊपर कोड। अदरवाइज इस जो स्मॉल एंटिटीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड एंटिटीज हैं, उनके लिए अभी तक ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन बात आएगी कि आपकी जो ब्रांड इक्विटी की बात कंसेप्ट चल रहा है, ब्रांड इक्विटी। अभी अब्दुल रहमान ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि जब आपका कस्टमर है वो अब आपको देखेगा। बिजनेस के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज योर कस्टमर। अब कस्टमर की डिमांड ये आ गई है। ठीक है, तो जो दूसरा जो लेंडर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग की बात आ गई आपकी। पाकिस्तान के अंदर आप देखें जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो ये कह रहे हैं, स्टेट बैंक की बल्कि इंस्ट्रक्शन है कि आपने जो लेस लेंडिंग करनी है, जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, वो देखना है आपका है कि ये कितने की जो है सस्टेनेबल हैं कि नहीं है, और जो कंप्लाइंस है वो उसके ऊपर ESG की कंप्लाइंस के ऊपर आ रही है कि नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ IFRS S1 इन पाकिस्तान? तो और ये बताया है अफजान साहब ने, हाँ जी जनवरी 1 2025। जी जी 2025। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहसिन खान साहब का, ये एज हार्म एंड बेनिफिट इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज कंप्लीटली जजमेंटल, हाउ assurance provider make sure that stated assertion is true and fair? ये मैं तरमान आंसर करूँ इसका? जी जी प्लीज। सर ये असेस करना बहुत आसान है इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के लिए। सबसे पहले तो ये जितना भी प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से लेके डिस्क्लोजर बनाने तक, कंप्लीट प्रोसेस एविडेंस बेस्ड होगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका बैकएंड के ऊपर पड़ी हुई होगी। ठीक है, अब सेकंड एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, वो डॉक्यूमेंटेशन में झूठ भी बना सकता है, ग्रीन वॉशिंग भी हो सकती है, जैसा कि शुरू में मैंने इसको डिफाइन किया था। तो अगर हम थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं कंपनी ने कह दिया कि जी हमने ऑर्गेनिक कॉटन को इस्तेमाल किया है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल। तो बेशक प्रोडक्ट फुल रेडी भी हो जाए, तो उसका उस टाइम के ऊपर जाके भी टेस्ट हो सकता है कि क्या ये जो कॉटन यूज़ की गई है ऑर्गेनिक यूज़ की गई है या बेस्ड अपॉन पेस्टिसाइड्स है। ठीक है ना, तो वो टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जो एश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स कम है, ये स्पेशल नेचर की फर्म्स हैं जो इन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन रखती हैं ऑलरेडी, क्योंकि सस्टेनेबल साइड ने बताया बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बैक डेट जाएँ तो ये 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, 1400 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, कि जब ज़ुबैर सल्लम ने फरमाया था कि आप दरिया के किनारे पर भी बैठे हुए हो तो पानी को ज़ाया नहीं करना। नहीं व्हाट इज़ दैट? इज़ द सस्टेनेबिलिटी। जी ठीक बहुत है ना? खूबसूरत बात की आपने तो अच्छा कहने अच्छा की वाला बात ये है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है और उसके ऊपर एश्योरेंस भी दी जा रही है। और जो ग्रीन वॉशिंग करते हैं, मैं नाम तो नहीं अभी लूंगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनेशनल मुझे पता कि है, नाम आपने काफी ले लिया और का जरूरत नहीं है। ग्रीन लेकिन वॉशिंग उन्होंने की है। नाउ दे आर फेसिंग केसेस। ओके एक फैसलाबाद का भी केस है वैसे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर इन्वायरमेंट एजेंसी है, वहाँ से आपने लाइसेंस लेना होता है। फिर आपके लेबर लॉज हैं आपकी, उसमें आ जाता है। अभी आपके जो जितनी ये जो सोशल से रिलेटेड आ रही है, आप देखेंगे जितनी CST का कंसेप्ट था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज जो हैं वो अपनी वेलबींग एम्प्लॉयज की वेलबींग्स के लिए देखें, उन्होंने स्कूल बनाए, कम्युनिटीज बनाई, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई हैं, तो उन्होंने दे वर पार्टिसिपेटिंग, दे वर अपने जो लोगों के लिए वो ये काम कर रहे, सोशल उसमें सोशल कर रहे थे। तो इसी जो है, अगर देखेंगे, मैंने आपको पहले बोला कि हम जब काम करने गए, जब हम लोगों क्लाइंट से मिले, तो हम कहा जैसे आपने तो ये भी किया हुआ, यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, आपकी सर्टिफिकेशन है, आपकी वैल्यूएशन होती है एनुअली, आपकी रीअसेसमेंट होती है, आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू होता है। आल दो जैसा अब्दुलरहमान बता रहे हैं कि जी ग्रीन वॉशिंग होती है यहाँ पे, लेकिन देखें द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू सेट द डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन की तरह आप चलना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली उसके अंदर वो इवॉल्व होती जाएंगी, चीज़ें जो है इवॉल्व होंगी, इम्प्रूव होती जाएंगी उसके ऊपर जो है।
तो we need to have a बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट सवाल है जी, हमारे पास सवाल ज्यादा हैं और बढ़ते जा रहे हैं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। हाउ डज साकिब रसूल साहब का सवाल है, हाउ डज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डिफर अक्रॉस इंडस्ट्री लाइक फाइनेंस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग? डिफरेंस क्या है रिपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में? मैं आंसर करूँ अब्दुलरहमान? Will you या श्योरली। just right. देखें साकिब साहब, जो बात हुई पहले कि जो हर इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री के अपने प्रोसेसेस हैं, उसके अपने प्रोसीजर्स हैं, उन्होंने उसको अडॉप्ट करना है। सेस्पी के जो 77 स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए ही इसी वजह से किए थे। ठीक है, अब जो स्टील का जो प्रोसेस है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो नहीं कंपेयर कर सकते हम लोग। ठीक है, अब मैं एक बड़ी ऑटोमेटेड इंडस्ट्री के अंदर बैठा हूँ और एक वहाँ पे फैसलाबाद के गाँव एग्जाम्पल, तो वहाँ पे पावर लूम या हैंड लूम चल रही हैं। डू यू थिंक कि वो कंपेरेबल है? अब्दुलरहमान ने भी बात की कंपेरेबिलिटी की, जो है क्या वो कंपेरेबल है? नहीं है। इसलिए जितने भी जो सिनेरियोज हैं ये आपकी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आपने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो कैसे होगी? अभी वहां पे बात हो रही है कंपेरेबल कनेक्टेड इंफॉर्मेशन की, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आप दे रहे होंगे, उसको कनेक्ट करेंगे अपनी सस्टेनेबिलिटी के साथ, रिपोर्टिंग के साथ। कि ये इंफॉर्मेशन अगर मैं दे रहा हूँ कि मुझे फाइनेंसिस के इफेक्ट आ रहे हैं, मेरा कैपेक्स आ रहा है, मुझे फाइनेंसिस के ऊपर ये इश्यूज आ सकते हैं, तो वो अपनी जो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट है उसके अंदर भी इफेक्ट बता रहा होगा, साथ आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर भी इसको इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है बहुत शुक्रिया। अगला जी। सवाल है जी शुएब फारूकी साहब से की तरफ से, हाउ वी कैन असेस द नीड्स प्रायोरिटीज ऑफ प्राइमरी यूजर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी? हम उनकी प्राइमरी यूजर्स की नीड्स को, प्रायोरिटीज को कैसे असेस कर सकते हैं? सर मैं आंसर दूं? जी जी प्लीज। जब मैंने वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बताया था वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। वी हैव टू कंडक्ट सर्वेज, वी हैव टू कंडक्ट इंटरव्यूज। जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके साथ हमें शायद सिटिंग्स भी करना पड़ेंगे, उनसे मिलना पड़ेगा। इट्स अ कॉस्टली मेथड, इस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो जब आपने पूछना है तो ऑब्वियसली बात है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो आपको मिलना पड़ेगा किसी भी वे के साथ। सर्वे कर सकते हैं आप जनरल, आप वन टू, अगर बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर है तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। दीज आर द मेजर टूल्स अवेलेबल फॉर अस कि हमारे जो लैंडर्स हैं या बाकी लोग क्राइटर्स हैं वो कैसे हमें तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और मज़े की बात है, हर बंदे की डिफरेंट होगी और उनका एक साइनॉप्सिस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बंदा एक साइड पे जा रहा होगा, एक बंदा दूसरे साइड पे जा रहा होगा, तो फिर उनको कंसेंसस लेने के लिए दोबारा से मीटअप करवाना पड़ता है आपस में। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग IFRS 1? डेफिनेटली कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली, BOD। जो उसमें बीओडी ओके, चेयर। अगला सवाल है जी, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप in an organization should take to prepare for sustainability reporting? पहला स्टेप क्या होगा? साकिब असलम साहब का सवाल है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टार्ट करनी है, स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा? रहमान आप करें, आप श्योर। नाम से करें, मैं फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप, मैंने प्रेजेंटेशन इस तरीके से डिज़ाइन की थी कि उनको पता लगे कि स्टेप बाय स्टेप बनाई थी। कुछ बीच में कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनको मैं पहले एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन फ्लो ऐसा रखा कि सीक्वेंस में ही चले। तो वही ऑब्वियसली जब आपने काम स्टार्ट करना है तो देन यू हैव टू डिसाइड इन विच ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग, और उस ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। आपने उसको देखना है और फिर उसको ट्रेस डाउन करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी। फिर उसके बाद आप मटेरियलिटी एंड देन होल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और फिर कोर कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपने अप्लाई करने हैं, फिर एट द एंड डिस्क्लोजर्स आपने बनाने हैं। इट्स अ होल प्रोसेस। स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली फाइंडिंग द रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज अफेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे कि आपका 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है। इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है, लिस्टेड कंपनी की ऑलरेडी हमारे पास रेगुलेशंस है। आगे आपका आ जाता है कि आपकी जो रेगुलेशंस आ रही हैं, जैसे SCPP मैंने आपको बोला, SRO आ गया कि आपने इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है। जैसे थी आगे चलती जाएंगी उसके ऊपर जो है वो आपका इसकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है कि जो आपके जैसे बात हुई थी सैलरी एनालिसिस की बात हुई, आपके टारगेट्स आप सेट करेंगे, आपका एक मिशन विजन स्टेटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी बैंकिंग के ऊपर देखेंगे तो वी
we want to have a sustainable vehicle for our next generation. Generations की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही। आपने एक रिजिलियंट अपना एनवायरनमेंट आपका ESG का जो है वो देके जा रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब वो एक उर्दू की कहावत है ना कि जो बीज कोई बोएगा उसका फल कोई खाएगा। तो वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, बीइंग एन पेरेंट, बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी पर्सन। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको करना है। ठीक है, मैं इसके रेगुलेशंस आएंगी, फिर अपनी कंपनीज की अपनी भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने को सोसाइटी को पे बैक करना चाह रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन दैट। जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब, अब्दुर्रहमान साहब। जी क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने 2 घंटे का हमारा टारगेट होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम पार्टिसिपेंट से जिनके जिन सवालों के जवाब हम नहीं दे सके, वो काइंडली एक ईमेल कर दें। पिफा अभी अरियो से काइंडली ईमेल आईडी आप टाइप करके सेंड कर दें, वो अपना क्वेश्चन ईमेल कर सकते हैं और वो हम अपने जो प्रेजेंटर्स हैं अब्दुर्रहमान साहब और अदनान साहब, इनको हम वो ईमेल फॉरवर्ड कर देंगे और वो उसका रिप्लाई कर। तो काइंडली अली अफसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अब ये पिफा का ऑफिस का ईमेल, ऑफिशियल ईमेल आईडी चैट बॉक्स में सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच ऑल लर्न स्पीकर, अब्दुर्रहमान साहब, पैनलिस्ट अदनान खोखर साहब। अब मैं Thank you very गुजारिश much. करूंगा हमारे पिफा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी के कन्वीनर अब्दुल सलाम साहब से, इज अ फेलो मेंबर ऑफ ICAP एंड पिफा, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अब्दुर्रहमान साहब, ओवर टू यू। सॉरी, अब्दुल सलाम साहब, बार बार अब्दुल रहमान कह रहा हूँ। थैंक जी यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पीकर का, और इतने माशाल्लाह रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हुई है, और मैं आपकी एंड पे कुछ गुफ्तगू सुन सका हूँ, क्योंकि मैं टैक्स ऑफिस में था तो सारा जो प्रेजेंटेशन जो भी अब्दुर्रहमान साहब ने दी है मैं उसको मिस कर गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ज़रूर सुनूंगा। सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, आजकल जो भी गुफ्तगू हो रही है अगर आप देखें तो वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है और नीड ऑफ द आवर है। जितनी मैं समझता हूँ कि ICAP ने इसके ऊपर काम किया, जैसे अदनान हमीद साहब ने जिक्र भी किया है, और उस पर खराज तहसीन भी हम पेश करते हैं। प्रेसिडेंट साहब फैसलाबाद में थे, फैसलाबाद में एक बड़ा लैंडमार्क किस्म का एक इवेंट हुआ है और उसके अंदर भी सस्टेनेबिलिटी डिस्कस हुई है। लेकिन हमें पिफा को भी याद रखना चाहिए कि पिफा की खास तौर पे जो मैनेजमेंट है, ब्रांच कमेटी, फैसलाबाद ब्रांच कमेटी, उसके ओहदेदारान, कन्वीनियर, उनके CPD कन्वीनियर्स, पिफा की जो मैनेजमेंट है खास तौर पे, जिसमें नईम साहब हैं, हमारे साथ जो टेक्निकल सारा ये कर रहे होते हैं योस्जा साहब। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इतना करंट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी, और पिफा ने उसको अडॉप्ट किया, और ना सिर्फ उसके ऊपर एक वेबिनार करवाया और एक इंक्लूजन ली ऑडियंस की। आप ये देखें कि अहमद साहब के पास कतार लगी हुई थी क्वेश्चंस की, और वो बाकायदा तौर पे स्पीकर से पूछ रहे थे। तो इट मीन्स डैट कि देयर इज अ गुड इंटरेस्ट अमंग्स द पार्टिसिपेंट्स। तो मैं आज समझता हूँ कि हमारे पास दरियाफ्त हुए हैं, एक स्पीकर तो अब्दुर्रहमान साहब और दूसरे लाहौर से हमारे अदनान हमीद खोखर साहब जो कि टोस्ट मास्टर भी हैं। ये भी आज हमें दरियाफ्त हुए हैं कि ये भी एक अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और आजकल बड़ी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो वाई नॉट कि इंशाल्लाह ताला पिफा ब्रांच कमेटी इसके ऊपर डिस्कशन करे और कोई वर्कशॉप भी इसके ऊपर मुनक्कद की जाए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, और इस टॉपिक के ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे लोग हैं और जो प्रैक्टिस के अंदर हैं उन दोनों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो बिल्कुल अब ऐसे है जैसे एक नारा तो लग रहा है ना, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का, तो एक नारा और भी है, वो है ग्रीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो वी वुड एक्सपेक्ट कि सस्टेनेबिलिटी के बाद हमें जो तस्वीरें नजर आती होती थी ग्रीन ग्रीन, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की आती हैं, नाम नहीं भी ले सकते क्योंकि पब्लिकली ये जा रहा है इवेंट, तो वो सिर्फ तस्वीरों की हद तक नहीं होगा बल्कि वो कोई काम भी अब नजर आएगा सस्टेनेबिलिटी के बाद। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अगेन पैनलिस्ट का, अदनान हमीद साहब का, अब्दुर्रहमान साहब का, फिफा की पूरी मैनेजमेंट का,
और इंशाल्लाह ताला इस तरह के मजीद इवेंट्स हम ज़रूर मुनक्किद करते रहेंगे। सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसको आज अटेंड किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।